सेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। एक और बात, गलफड़ों में फिल्टरिंग या सुरक्षात्मक तंत्र का कुछ रूप होने की संभावना होगी। हम विदेशी वस्तुओं को श्वसन प्रणाली के माध्यम से प्रवेश करने से रोकने के लिए डिजाइन की गई बाधाओं का सामना कर सकते हैं। हमें अपने रास्ते को मजबूर करने या अंतराल खोजने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। जब हम इस तक पहुंचेंगे तो हम इसे संभाल लेंगे। पहली प्राथमिकता पोत को नेविगेट करना और रक्त प्रवाह से बचना है। जाने से पहले हम अपने भंडारण के छल्ले को इस जानवर के खून से भरना नहीं भूल सकते। यह तरल सोने से भी अधिक कीमती है, इसे छोड़ना बहुत बेकार है। सेलिन ने वही काम करने से पहले मुस्कुराया। अपनी भंडारण की अंगूठी को एक जानवर के कीमती खून से भरना इतना शक्तिशाली था कि इसने उन्हें कमजोरों की तरह दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने जानवर की प्रतिक्रिया के बारे में चिंता किए बिना अपने स्थानिक भंडारण को यथोचित रूप से समायोजित कर सकता था। मैथ्यू ने विशाल हृदय कक्ष के चारों ओर एक आखिरी नजर डाली, वह स्थान जिसने उन्हें लगभग मार डाला था लेकिन असाधारण लाभ भी प्रदान किया था। फिर वह सबसे बड़े जहाज के उद्घाटन की ओर मुड़ा, जहां रक्त बाहर की ओर बढ़ गया, जिसकी उन्हें सख्त उम्मीद थी कि वह स्वतंत्रता थी। मैथ्यू घोड़े की गर्दन पर हाथ रखते हुए मिराज को जहाज की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़े। चलो भी, आगे बढ़ने का समय। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए मिराज टस से मस नहीं हुए। घोड़ा पूरी तरह से स्थिर रहा, उसकी आंखें बंद थीं, हालांकि उसकी सांसें स्थिर थीं। मृगतृष्णा, मैथ्यू बुदबुदाया, उसकी आवाज में भ्रम रेंग रहा था। उसका सामान्य रूप से आज्ञाकारी माउंट उसके स्पर्श या आवाज का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। मैथ्यू ने फिर से कोशिश की, आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए कोमल दबाव लागू किया। मृगतृष्णा, हमें जाने की जरूरत है। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, घोड़ा भी एक मूर्ति हो सकता था। मैथ्यू तुरंत चिंतित हो गया। उसने सोचा था कि मिराज बस उनकी परीक्षा के बाद आराम कर रहा था, आगे की यात्रा के लिए ताकत हासिल कर रहा था। लेकिन यह शांति साधारण थकान से कहीं अधिक गहरी लग रही थी। रुको मैथ्यू, आपका घोड़ा। यह विकसित हो सकता है, सेलिन की आवाज में आश्चर्य का एक नोट था। क्या? मैथ्यू का सिर सेलिन की ओर बढ़ गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। सेलिन धीरे धीरे संपर्क किया, उसकी आंखें धीरे से चमक रही थीं क्योंकि उसने मिराज की जांच की। उसकी अभिव्यक्ति में अविश्वास के साथ मिश्रित शुद्ध आकर्षण दिखाई दिया। मुझे पता है कि यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन जानवर विकसित हो सकते हैं, सेलिन ने समझाया, उसकी टकटकी मिराज के शरीर को कभी नहीं छोड़ती है। स्तर में नहीं, यह अलग है। मैं ग्रेड या टियर में विकास के बारे में बात कर रहा हूं। वे उन परिवर्तनों से गुजर सकते हैं जो उन्हें मौलिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, नए लक्षण या भौतिक विशेषताएं प्राप्त करते हैं जो उनके पूरे अस्तित्व को एक उच्च वर्गीकरण तक बढ़ाते हैं, जैसे कि सामान्य और अद्वितीय वर्गों वाले मनुष्य। मैथ्यू का सिर मिराज को घूरने के लिए वापस घूम गया, घोड़े को नई आंखों से देखा। अगर इसके बाद मिराज वास्तव में विकसित हो सकता है, तो यह एक बड़े मुद्दे को हल करेगा। मैथ्यू को चिंता होने लगी थी कि मिराज अब उसके साथ नहीं रह सकता है। एक बार जब वह चढ़ जाएगा, तो जानवर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा और वह पहले अभयारण्य में रहेगा। वे अब एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। हालांकि अगर मिराज विकसित हो सकता है, तो दूसरे अभयारण्य में चढ़ने की उसकी संभावना बहुत अधिक होगी। हम क्या करें? इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है? मैथ्यू ने तत्काल पूछा। सेलिन ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से अनिश्चितता में बदल गई। मुझे यकीन नहीं है। मैंने वास्तव में पहले कभी विकास नहीं देखा है, यह मेरा पहली बार है। मैंने इस घटना के बारे में केवल एक बार सुना है। उसने खुद को अचानक रोक लिया, स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ निर्णय लेने से पहले किसी के नाम का उल्लेख करने के बारे में। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने जारी रखा, जिस व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में बताया, उसने बारीकियों के बारे में व्यापक विवरण प्रदान नहीं किया। मैथ्यू ने महसूस किया कि उसके सीने में चिंता कस गई है। तो हम नहीं जानते कि इसमें घंटों, दिनों, हफ्तों का समय लगता है या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ, कोई ठोस समय सीमा नहीं है। जानवरों के विकास अप्रत्याशित हैं और बहुत दुर्लभ हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है,
कम से कम मेरे पास वह डेटा नहीं है। मैथ्यू का दिमाग सेलीन के शब्दों के माध्यम से दौड़ गया। अगर मिराज को अपने विकास को पूरा करने के लिए दिनों या हफ्तों की आवश्यकता होती है, तो वे संभवतः इस हृदय कक्ष में इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि भोजन और पानी के बारे में चिंताओं को अलग करते हुए, जिसके पास उनके स्थानिक भंडारण में सीमित आपूर्ति थी, मैथ्यू गहराई से अनिश्चित था कि क्या रहस्यमय प्राणी अंततः अपने शरीर के अंदर अपनी उपस्थिति का पता लगाएगा। हम यहाँ अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते, मैथ्यू ने स्पष्ट समस्या को व्यक्त करते हुए कहा। लेकिन हम मिराज को पीछे नहीं छोड़ सकते या उसके विकास को बाधित नहीं कर सकते। सेलीन ने दुविधा को पूरी तरह से समझते हुए सिर हिलाया। बाधित करने से उसे मार सकता है, या वह जो कुछ भी बन रहा है उसे स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन रहने से हम सभी को खतरा होता है। मैथ्यू ने अपने दोनों हाथ घोड़े की गर्दन पर रख दिए। सफेद कोट के नीचे की सूक्ष्म चमक अब और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी, और मैथ्यू मिराज के शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकता था, बीमारी की बुखार की गर्मी नहीं, बल्कि ऊर्जा जारी होने की तरह। मिराज को उसी खजाने के खून के संपर्क में लाया गया था जो हम थे। हमने स्थायी विशेषता वृद्धि प्राप्त की। हो सकता है कि उसके लिए, उसकी कम आधार शक्ति और सरल जीव विज्ञान के साथ, प्रभाव ने कुछ और गहरा ट्रिगर किया। केवल वृद्धिशील सुधारों के बजाय एक विकासवादी सफलता। वास्तव में, इसने उसे एक विकासवादी सीमा से आगे धकेल दिया होगा। सेलीन ने सिर हिलाया, यही एकमात्र प्रशंसनीय कारण था। आइए प्रतीक्षा करें, उसे विकास पूरा करने के लिए समय दें। अगर कोई चीज हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, तो हम एक साथ चलने का एक तरीका ढूंढते हैं, भले ही इसका मतलब उसे खुद जहाज के माध्यम से ले जाना हो। गंभीर स्थिति के बावजूद सेलीन थोड़ा मुस्कुराई। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा कहेंगे। मैथ्यू एक ऐसी स्थिति में बस गए जहां वह मिराज और जहाज के उद्घाटन दोनों की निगरानी कर सकते थे। उनके कर्मचारी तैयार थे और खतरे सामने आने पर तत्काल कास्टिंग के लिए तैयार थे। आपको क्या लगता है कि जरूरत पड़ने पर आप यहाँ कब तक रुक सकते हैं? सेलीन ने पूछा। मैथ्यू ने मानसिक रूप से अपनी आपूर्ति का आविष्कार किया। आपूर्ति के संदर्भ में, लगभग 1 महीने तक मैं इस क्षेत्र में गोता लगाने के लिए 10 डिब्बाबंद भोजन और पानी लाया था। लेकिन जीवित रहने के मामले में यह कठिन होगा। इस जगह पर सोना बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए शायद अधिक से अधिक 1 सप्ताह। उसके बाद हम अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं, सेलीन ने समाप्त किया। वे मौन में गिर गए। उनके चारों ओर शांत लेकिन तीव्र दिल की धड़कन थी, क्योंकि मिराज का शरीर बढ़ती तीव्रता के साथ चमक रहा था। मैथ्यू ने खुद को वास्तव में उत्सुक पाया कि मिराज क्या बनेगा। एक तेज माउंट? मजबूत? शायद वह युद्ध क्षमताओं या जागृत जानवरों की तरह मौलिक समानताएं हासिल करेगा, जो कभी कभी विकसित होते हैं। हृदय कक्ष में लगभग 3 घंटे के तनावपूर्ण इंतजार के बाद मिराज ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। परिवर्तन उन्हें तुरंत दिखाई देने लगा। वाह, बहुत अच्छा। उसकी आंखों को देखो। सेलीन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चिल्लाती थी। मिराज के चेहरे की जांच करने के लिए करीब झुक गई। घोड़े की आंखों में अब आइरिस के माध्यम से चलने वाली नरम सुनहरी धारियां थी। चमकदार पैटर्न ने आग को खूबसूरती से पकड़ा और प्रतिबिंबित किया, जिससे मिराज को लगभग रहस्यमय रूप मिला। मैथ्यू ने सिर हिलाया। राहत उसके माध्यम से बाढ़ आ गई, क्योंकि उसने अपने साथी को फिर से सतर्क और उत्तरदायी देखा। मृगतृष्णा, क्या तुम ठीक हो? आपको कैसा लग रहा है? मिराज ने मैथ्यू की छाती के खिलाफ अपने सिर को प्यार से रगड़कर जवाब दिया, जो घंटों के लंबे परिवर्तन के बावजूद स्पष्ट रूप से खुश और स्वस्थ था। घोड़ा थके होने के बजाय ऊर्जावान लग रहा था। उसकी हरकतें पहले से कहीं अधिक जोरदार थीं। आपके बारे में वास्तव में क्या बदल गया? क्या आपने कोई नई क्षमता हासिल की? मैथ्यू ने पूछा, अच्छी तरह से जानते हुए कि घोड़ा मौखिक रूप से जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन उम्मीद है कि शरीर की भाषा कुछ प्रकट कर सकती है। मिराज ने मैथ्यू के सवाल के जवाब में अपनी पूंछ लहराई। मैथ्यू की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं कि उसने जो देखा। पूंछ नाटकीय रूप से बदल गई थी। गोदी से बहने वाले सामान्य मोटे बाल काफी हद तक मोटे और चपटे हो गए थे। अलग अलग बाल एक साथ चप्पू जैसी पंख संरचना में फ्यूज हो गए थे। यह अभी भी खूबसूरती से बहता था,
लेकिन अब यह स्थलीय माउंट की पूंछ के बजाय एक जलीय अनुकूलन जैसा दिखता था। वह क्या है? एक पंख? तुमने पूंछ के लिए एक पंख उगाया? मैथ्यू मदद नहीं कर सका, लेकिन अविश्वास में टिप्पणी कर सका, अपने साथी के विचित्र विकास लक्षण की जांच करने के लिए करीब बढ़ गया। यह पूरी तरह से अभूतपूर्व था। मैथ्यू ने घोड़ों के जलीय विशेषताओं को विकसित करने के बारे में कभी नहीं सुना था। परिवर्तन विशेष रूप से उनके वर्तमान परिवेश के अनुकूल लग रहा था। मानो अपनी नई क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते हों, मिराज अचानक बिना किसी हिचकिचाहट के खून के कुंड में डूब गया। मैथ्यू ने सेलीन के साथ एक नज़र डाली, फिर दोनों ने गहरी सांसें ली और पीछा करने के लिए खून के नीचे कबूतर किया। गाढ़े लाल तरल में मिराज अविश्वसनीय अनुग्रह और चपलता के साथ आगे बढ़ रहा था। जितना वह कभी जमीन पर चला गया था, उससे कहीं बेहतर था। उनके शक्तिशाली पैरों ने कुशलता से लात मारी, लेकिन यह फिनटेल थी जिसने वास्तविक प्रणोदन प्रदान किया। चप्पू जैसी संरचना सही लय के साथ लहरदार थी, जो आश्चर्यजनक गति से चिपचिपे रक्त के माध्यम से घोड़े को आगे बढ़ा रही थी। मिराज ने एक सुंदर मोड़ का प्रदर्शन किया, नियंत्रण का प्रदर्शन किया जो उसकी पिछली शारीरिक रचना के साथ असंभव होता। वह गहराई से कबूतर करता है, फिर सतह पर आता है। उसकी हरकतें तरल और प्राकृतिक होती हैं, जैसे कि वह अपने पूरे जीवन में तैर रहा हो। वह पानी में इतनी जल्दी आगे बढ़ सकता है। यह ऐसा है जैसे वह एक समुद्री घोड़ा बन गया हो। मैथ्यू ने आश्चर्य से सोचा, मिराज के प्रदर्शन को निर्विवाद विस्मय के साथ देख रहा था। विकास ने पानी के नीचे के वातावरण के लिए मिराज को पूरी तरह से अनुकूलित किया था। जो भेद्यता थी वह एक फायदा बन गया था। कई मिनटों के प्रदर्शन के बाद तीनों वापस हवा की जेब में आ गए। यह अविश्वसनीय था, सेलीन ने कहा, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। एक अश्व जानवर जलीय विशेषताओं को अपना रहा है। विकासवादी संभावनाएं आकर्षक हैं। मैथ्यू ने खुद को हवा की जेब तक खींच लिया, उसके शरीर और बालों से खून बह रहा था। मिराज की इधर-उधर और रक्त के माध्यम से घूमने में असमर्थता एक मुद्दा था। अब वह वास्तव में हमारी तुलना में गलफड़ों में नेविगेट करने के लिए बेहतर सुसज्जित हो सकता है, सेलीन ने समाप्त किया। मैथ्यू ने मिराज के पास पहुंचा, घोड़े के बदले हुए शरीर पर हाथ चलाते हुए अन्य परिवर्तनों की जांच की। पैर बाहरी रूप से अपरिवर्तित दिखाई दिए, लेकिन पानी में अधिक लचीलेपन के साथ चले गए। और वे सुनहरी धारियां वाली आंखें बेहतर दृष्टि प्रदान कर सकती हैं, संभवतः गंदे तरल पदार्थों में देखने के लिए अनुकूलित। आप और भी खास हो गए हैं। आप हमारे साथ विकसित हो रहे हैं। मैथ्यू ने मिराज के अयाल को सहलाते हुए चुपचाप कहा। मिराज ने सूंघा, स्पष्ट रूप से खुद से प्रसन्न और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उत्सुक। सेलीन ने मिराज की फिनटेल की अधिक बारीकी से जांच की। परिवर्तन उल्लेखनीय रूप से पूरा हो गया है। आधे अधूरे उत्परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरी तरह कार्यात्मक अनुकूलन। मुझे आश्चर्य है कि उसने फिन्स को क्यों विकसित किया, चाहे वह जानवर के खून के कारण हो, पर्यावरण या बस मिराज की जन्मजात विशेषता के कारण हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी नहीं बता पाएंगे। एक बार जब हम इस जगह को छोड़ देंगे, तो चीजों को समझना आसान हो जाएगा। अन्य जानवरों के खिलाफ रक्त का परीक्षण करके हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या इससे अन्य जानवरों का विकास हुआ, या यह केवल एक भाग्यशाली संयोग था। कीमियागर और जानवर को वश में करने वाले उन पदार्थों के लिए भाग्य का भुगतान करेंगे जो जानबूझकर अपने साथियों या माउंट को विकसित कर सकते हैं। उनके द्वारा एकत्र की गई रक्त की बोतलें केवल विशेषता बढ़ाने वाले खजाने से कहीं अधिक मूल्य की हो सकती हैं। लेकिन उनके भागने के बाद वे चिंताएं थीं। क्या आप स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं? मैथ्यू ने सीधे मिराज से पूछा। हमें गलफड़ों तक पहुंचने के लिए उन रक्तवाहिकाओं के माध्यम से तैरने की जरूरत है। यह कठिन और खतरनाक होने जा रहा है। मिराज ने रक्तपूल में वापस गोता लगाकर और एक फुर्तीले चक्र का प्रदर्शन करके जवाब दिया। उसका नया पंख उसे सहजता से आगे बढ़ा रहा था। संदेश स्पष्ट था, मैं तैयार हूं। चलो चलें। मैथ्यू सब कुछ के बावजूद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है फिर, चलो इस राक्षस से बाहर निकलें। उसने सेलीन की ओर देखा। हम मुख्य जहाज का अनुसरण करते हैं, जैसा कि आपने सुझाव दिया था।
हम मिराज की सवारी करेंगे क्योंकि वह हमारा सबसे मजबूत तैराक है, उसे अभी भी हमसे तेज चलने में सक्षम होना चाहिए। सेलिन ने गठन के साथ सहमति में सिर हिलाया। एक योजना की तरह लगता है। साथ में वे तीनों सबसे बड़े पोत के उद्घाटन के पास पहुंचे जहां प्रत्येक बड़े दिल की धड़कन के साथ रक्त बाहर की ओर बढ़ रहा था। गल्फड़ों की ओर, और उम्मीद है कि स्वतंत्रता की ओर यात्रा आखिरकार शुरू हो गई थी। मैथ्यू और सेलिन ने जहाज में प्रवेश करने का समय निर्धारित किया। वे हृदय के सबसे मजबूत संकुचन चरण के दौरान प्रवेश करना चाहते थे, जब दबाव और धारा अधिकतम बल पर होगी। यह उन्हें पोत के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाएगा, जिससे उन्हें गाढ़े खून में अपनी सांस रोकने के लिए आवश्यक कुल समय कम हो जाएगा। थम्प। जब विशाल हृदय जबरदस्त बल के साथ अनुबंधित हुआ, तो मैथ्यू, सेलिन और मिराज पहले से ही वेंट्रिकल से गल्फड़ों की ओर बढ़ने वाले रक्त के भीतर स्थित थे। धारा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें एक उफनती नदी में पत्तियों की तरह बहा सकती थी। लेकिन मिराज के नए विकास ने इन स्थितियों को उनके पिछले अनुभव की तुलना में नाटकीय रूप से आसान बना दिया। रूपांतरित घोड़ा न केवल धारा के साथ निष्क्रिय रूप से बह रहा था, वह सक्रिय रूप से इसके माध्यम से तेजी से बढ़ रहा था। उसकी पंखपूंछ अकेले रक्त प्रवाह द्वारा प्रदान की गई गति से परे गति जोड़ने के लिए सही लय के साथ लहरा रही थी। सफेद घोड़ा चिपचिपे तरल के माध्यम से खूबसूरती से तैरता था। उसके नए जलीय अनुकूलन ने उसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद उल्लेखनीय रूप से फुर्तीला बना दिया। मैथ्यू ने एक हाथ से मिराज के अयाल को पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से स्टीयर करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया था। सेलिन ने मैथ्यू की कमर को कसकर पकड़ लिया, उनके माउंट पर भरोसा करते हुए कि वह उन्हें जहाज के माध्यम से सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करेगा। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। जहाज की दीवारें सिकुड़ गईं और दिल की धड़कन के साथ लय में आराम कर रही थीं, लेकिन मार्ग नेविगेशन के लिए पर्याप्त खुला रहा। मिराज की सहायता की बदौलत रक्त प्रवाह उन्हें प्रभावशाली गति से आगे बढ़ाया। फिर जैसे ही उन्होंने विशाल धमनी में एक वक्र को गोल किया, प्रकाश आगे दिखाई दिया। मैथ्यू और सेलिन की आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। रोशनी इतनी उज्ज्वल थी कि इसे अनदेखा करना असंभव था, उस अंधेरे के लिए एक शक्तिशाली विपरीत जिसके माध्यम से वे नेविगेट कर रहे थे। एक संक्षिप्त, आशावादी क्षण के लिए मैथ्यू ने सोचा कि वे जहाज के अंत तक पहुंच गए हैं, कि प्रकाश उनके निकास बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, गल्फड़े बाहरी दुनिया के लिए खुलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आते गए, सच्चाई स्पष्ट होती गई। प्रकाश किसी एक स्रोत से नहीं आ रहा था। इसमें सैकड़ों, संभवतः हजारों, रक्त प्रवाह के माध्यम से तैरने वाली छोटी चमकती संस्थाएं शामिल थीं। वे पूरी तरह से प्रकाश से बनी चमकदार सफेद कोई मछली की तरह दिखते थे, हर एक मानव मुट्ठी से बड़ा नहीं था। वे एक इकाई के रूप में चले गए, उनके ईथर शरीर उनके चारों ओर के रक्त को नरम चमक से रोशन कर रहे थे। मैथ्यू और सेलिन ने चिंतित निगाहों का आदान प्रदान किया, उनका दिमाग एक साथ एक ही निष्कर्ष पर पहुंच गया। चमकते हुए कोई रक्त प्रवाह की धारा के खिलाफ तैर रहे थे। शक्तिशाली दबाव के बावजूद केंद्रित इरादे से ऊपर की ओर बढ़ना, जिसे उन्हें पीछे की ओर ले जाना चाहिए था। इसका मतलब केवल एक ही था, वे कुछ विशिष्ट खोज रहे थे। और यह कि कुछ बहुत अच्छी तरह से 3 विदेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, जो वर्तमान में रक्त प्रवाह की सवारी कर रहे हैं। मैथ्यू ने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि कोई शत्रुतापूर्ण थे या केवल अपने रास्ते पर जा रहे थे। उसने तुरंत मन को चैनल करना शुरू कर दिया, जिससे उन तीनों के चारों ओर संपीड़ित हवा का एक गोलाकार अवरोध बन गया। तकनीक ने एक सुरक्षात्मक बुलबुला बनाया जो हमलों को रोक देगा और संभावित रूप से उन्हें सीधे संपर्क के बिना झुंड से आगे निकलने की अनुमति देगा। लेकिन रक्त के माध्यम से तैरते समय इतने बड़े अवरोध को बनाए रखने के लिए भारी मन व्यय की आवश्यकता होती है। मैथ्यू इसे लंबे समय तक अकेले नहीं रख सका। उसने अपना सिर सेलिन की ओर घुमाया, अपने इरादे को संप्रेषित करने के लिए तत्काल हाथ के संकेत दिए क्योंकि वे पानी के नीचे नहीं बोल सकते थे। उनके इशारों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया, बाधा को मजबूत करने में मेरी मदद करें। मन लागत को विभाजित करें। सेलिन तुरंत समझ गई। उसने अपने स्वयं के पवन तत्व को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसका मन मैथ्यू के साथ विलय हो गया ताकि उनके और मिराज के चारों ओर एक मजबूत, अधिक स्थिर सुरक्षात्मक क्षेत्र बन सके।
संयुक्त बाधा ने तीनों को पूरी तरह से कवर किया, जिससे शत्रुतापूर्ण वातावरण के भीतर सापेक्ष सुरक्षा की एक जेब बन गई। प्रकाश कोई का झुंड तेजी से संपर्क किया, उनके चमकते रूप लगभग कृत्रिम निद्रावस्था पैटर्न बनाते हुए एक इकाई के रूप में चले गए। सैकड़ों आत्मा जैसे प्राणियों ने मैथ्यू के समूह को चारों तरफ से घेर लिया, उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। एक तनावपूर्ण क्षण के लिए कोई बस हवा की बाधा के चारों ओर खून में मंडराता रहा, उनके चमकदार शरीर धीरे धीरे धड़कते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे अवलोकन कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे कि बाधा में क्या है। मैथ्यू और सेलिन ने अपनी सांस रोक ली, शाब्दिक और आलंकारिक रूप से यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जीव क्या करेंगे। फिर जैसे ही अचानक वे दिखाई दिए, कोई झुंड तितर-बितर होने लगा। चमकती आत्माएं दूर चली गईं, रक्त प्रवाह के खिलाफ अपनी अपस्ट्रीम यात्रा जारी रखती रही, जैसे कि मैथ्यू का समूह उनके ध्यान के लायक नहीं था। मैथ्यू और सेलिन ने शेष कोई को पीछे धकेल दिया, उनके गठन में अंतराल के माध्यम से तैरते हुए। मिराज की शक्तिशाली तैराकी उन्हें झुंड की परिधि से परे ले गई। कुछ ही क्षणों में उन्होंने चमकते हुए क्लस्टर को पूरी तरह से साफ कर दिया। दोनों जागने वालों ने आंतरिक रूप से आह भरी, क्योंकि उन्होंने पीछे हटने वाली रोशनी को देखा जो उनके पीछे छोटी हो रही थी। हालांकि वे हवा के बुलबुले के अंदर थे, फिर भी वे अपनी सांस रोक रहे थे, क्योंकि खून अभी भी उस बुलबुले के अंदर था। वे शायद कुछ और ढूंढ रहे थे, मैथ्यू ने सोचा, खुद को थोड़ा आराम करने की अनुमति दी। प्राणी के रक्त प्रवाह के भीतर कोई अन्य लक्ष्य या खतरा? हम बस उनके गश्ती पथ में थे। जैसे कि कोई उस समय से पहले धारणा के लिए उसे परेशान करना चाहता था, पूरे झुंड ने अचानक अपने ऊपर की ओर की गति को रोक दिया। फिर पूर्ण एक स्वर में वे सभी घूम गए और रक्त के प्रवाह के साथ बहना शुरू कर दिया, स्पष्ट शत्रुतापूर्ण इरादे से सीधे मैथ्यू, सेलिन और मिराज की ओर बढ़ रहा था। मैंने बहुत जल्दी सोचा। सैकड़ों चमकते हुए कोई अब सक्रिय रूप से उनका पीछा कर रहे थे, पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पास रक्त प्रवाह इसके खिलाफ लड़ने के बजाय उनकी गति में सहायता कर रहा था। मैथ्यू ने मिराज को आगे बढ़ने का आग्रह किया, घोड़े को दर्द दिए बिना अपनी पकड़ को थोड़ा कस लिया। जाओ मिराज, और तेज। मिराज ने तुरंत जवाब दिया, उसकी नई पंख जैसी पूंछ बढ़ी हुई ताकत के साथ पंप कर रही थी, जिससे उनके पास जो कुछ भी था उसके साथ रक्त के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा था। मिराज की अविश्वसनीय जलीय गति के बावजूद अपने विकास से पहले उसके पास जो कुछ भी था उससे कहीं अधिक, वह अभी भी अपनी पीठ पर दो पूर्ण विकसित यात्रियों को ले जा रहा था। अतिरिक्त वजन ने उसे पीछा करने वाले झुंड से सार्थक दूरी बनाने के लिए पर्याप्त गति करने से रोक दिया। कुछ ही सेकंड में कोई ने मैथ्यू के समूह को पूरी तरह से पकड़ लिया था और कुछ ही क्षणों में उन्होंने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। मैथ्यू अब हर दिशा में शानदार सफेद रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था, क्योंकि सैकड़ों चमकते हुए कोई ने अपनी हवा की बाधा को चारों ओर से घेर लिया था। आत्मिक प्राणियों ने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया, खुद को सुरक्षात्मक क्षेत्र से टकरा दिया। बम बम। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कोई अपेक्षाकृत कमजोर था, शायद कच्ची शक्ति के मामले में एक स्तर 10 जानवर के बराबर। लेकिन उनकी विशाल संख्या ने कमजोरी को भारी ताकत में बदल दिया। सैकड़ों ने हर कोण से एक साथ हमला किया, और हवा की बाधा की सुरक्षा के बावजूद प्राणियों के छोटे, मुट्ठी के आकार के शरीर के कारण कई प्रभाव सफलतापूर्वक उतरे जो रक्षा में अंतराल के माध्यम से फिसल सकते थे। सुरक्षात्मक बुलबुले के अंदर फंसे लोगों के लिए यह एक भयानक अनुभव था। यहां तक कि मैथ्यू ने खुद को अपने दिल में कुछ डर रेंगते हुए महसूस किया, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक दुर्लभ भावना जिसने 2 इस रंग जानवरों का सामना किया और बच गया। इनमें से सैकड़ों जीव थे। उनकी संख्या अंतहीन लग रही थी और वे अपने प्राकृतिक आवास में लड़ रहे थे, इस वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। इससे भी बदतर, मैथ्यू अपनी सबसे मजबूत आक्रामक क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ था। उसका बिजली तत्व अंधाधुंध रक्त के माध्यम से संचालित होगा, कोई के साथ खुद, मिराज और सेलिन को बिजली का झटका देगा। उनका इग्नाइट कौशल सीमित स्थान के भीतर विस्फोट पैदा करेगा, जिससे निष्ठा की परवाह किए बिना विस्फोट के दायरे में सभी को विनाशकारी क्षति होगी।
वह केवल हवा के हेरफेर का उपयोग करके बचाव कर सकता था, बाधाएं पैदा कर सकता था और हमलों को विक्षेपित कर सकता था। लेकिन अकेले रक्षा उन्हें नहीं बचा पाएगी अगर झुंड कभी नहीं झुकता। मैथ्यू ने कोई पर हमला करने की अराजकता के माध्यम से सेलिन के साथ एक हताश नज़र का आदान प्रदान किया। हमें बचाव करते रहना होगा, उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से संप्रेषित हुई। सेलिन ने उसी आकलन को साझा करते हुए गंभीर रूप से सिर हिलाया। उनके पास बाधा को बनाए रखने और एक अवसर प्रस्तुत करने की उम्मीद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बचाव करना उत्तरोत्तर कठिन होता गया। कोई झुंड अटूट लग रहा था और उनके सुरक्षात्मक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक निरंतर मन व्यय मैथ्यू और सेलिन के भंडार को खतरनाक दर से खत्म कर रहा था। मैथ्यू जानता था कि वे इस दर पर अनिश्चित काल तक जारी नहीं रख सकते। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनका पहला विचार उनके समूह और झुंड के बीच पृथ्वी की दीवारें बनाना था, कोई के विशाल स्कूल को छोटे, अधिक प्रबंधनीय समूहों में अलग करने का प्रयास करना था जिन्हें व्यक्तिगत रूप से निपटाया जा सकता था। लेकिन वह योजना शानदार ढंग से विफल रही। सैकड़ों कोई के हमले के साथ आने वाली रक्त धारा ने कुछ ही सेकंड में अस्थायी पृथ्वी की बाधाओं को तोड़ दिया। विभिन्न मौलिक संयोजनों और रक्षात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हुए कई और असफल प्रयासों के बाद मैथ्यू की आंखें अचानक एक विचार से चमक उठीं। चूंकि झुंड रक्त प्रवाह में विदेशी वस्तुओं पर हमला कर रहा है, मैं बस उन्हें हमला करने के लिए और अधिक लक्ष्य प्रदान कर सकता हूं। उसका मन तुरंत अपने स्थानिक भंडारण में संग्रहित जानवरों की लाशों पर चला गया। वह अपनी पूरी यात्रा के दौरान हत्याओं से शवों को इकट्ठा कर रहा था, उन्हें लाभ के लिए व्यापारिक केंद्रों में बेचने का इरादा रखता था। मैथ्यू ने संकोच नहीं किया, हर सेकंड गिना जाता था। उसने तुरंत अपने भंडारण की अंगूठी से एक जानवर की लाश निकाली और उसे खून में छोड़ दिया। जैसे ही उनके बीच मृत शरीर पैदा हुआ, कोई झुंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुरंत मैथ्यू के बैरियर पर हमला करने से हट गया। उन्होंने इसके बजाय लाश को झुंड में डाल दिया। उनके चमकते शरीर विदेशी वस्तु पर अभिसरण कर रहे थे जैसे कुत्ते मांस के लिए करते थे। यह एक स्तर 15 जानवर की लाश थी, फिर भी कोई ने इसे पागल दर से खा लिया। मैथ्यू ने भयभीत आकर्षण में देखा क्योंकि प्राणियों ने हड्डी से मांस छीन लिया, अंगों को खा लिया और पूरे शव को नष्ट कर दिया। दक्षता बिल्कुल भयानक थी, जैसे कि पिरान्हा को क्षणों में कंकाल के शिकार को कम करते हुए देखना। झुंड 2 अलग अलग समूहों में विभाजित हो गया। एक समूह ने जानवर की लाश को निगलना जारी रखा जबकि दूसरे ने मैथ्यू के समूह का पीछा किया। लेकिन डिवीजन का मतलब था कि कम कोई सीधे अपने बैरियर पर हमला कर रहा था। यह महसूस करते हुए कि रणनीति वास्तव में काम कर गई है, मैथ्यू ने सेलिन की ओर रुख किया और उसे भी ऐसा करने का इशारा करते हुए तत्काल सिर हिलाया। वह तुरंत समझ गई और स्थानिक भंडारण से अपने स्वयं के जानवरों की लाशों को वापस लेने से पहले उसे एक अंगूठा दिया। दोनों जागृतकर्ताओं ने जानवरों की लाशों को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे पीछा करने वाले झुंड के लिए विकर्षणों का एक निशान बन गया। उन्होंने शुरू में कुल 6 जानवरों की लाशों को तैनात किया, जिन्हें कोई झुंड ने तुरंत उसी भयानक दर से निगलना शुरू कर दिया। सक्रिय रूप से अपने अवरोध पर हमला करने वाले प्राणियों की संख्या काफी कम हो गई, जिससे मैथ्यू और सेलिन को सुरक्षात्मक क्षेत्र को बनाए रखने पर मन के खर्च को कम करने की अनुमति मिली। जीवित रहने की संभावना से उत्साहित होकर उन्होंने नियमित अंतराल पर झुंड को जानवरों की लाशों को खिलाना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी इन्वेंट्री पूरी तरह से सूख न जाए, जबकि अभिभूत होने से बचने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखती है। इस हताश रणनीति के 10 मिनट के भीतर मैथ्यू और सेलिन ने लगभग 10 जानवरों के शवों को रक्त प्रवाह में छोड़ दिया था। जिस तरह से कोई ने प्रत्येक लाश को खा लिया और फिर उन्हें वापस पकड़ लिया, वह बिल्कुल पागल था। प्रत्येक शरीर ने उन्हें शायद 30 से 60 सेकंड के कम दबाव में खरीदा, इससे पहले कि खिला उन्माद समाप्त हो गया और पीछा पूरी तीव्रता से फिर से शुरू हो गया। आपके पास कितनी लाशें बची हैं? मैथ्यू ने हाथ के संकेतों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश की। उसके फेफड़े लंबे समय तक सांस लेने से जलने लगे। उसके पास सांस लेने का लगभग 15 से 20 मिनट का समय था। सेलिन ने 10 उंगलियां उठाईं, फिर प्रश्नवाचक रूप से उसकी ओर इशारा किया। मैथ्यू ने मानसिक रूप से गिना। शायद 7 या 8 शव उसके भंडारण में शेष हैं। इस रणनीति को अनिश्चित काल तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
उन्हें जल्द ही गलफड़ों तक पहुंचने की जरूरत थी, अन्यथा उनका अस्थायी समाधान विफल हो जाएगा और झुंड उन्हें पूरी तरह से अभिभूत कर देगा। मिराज ने थकावट के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ तैरना जारी रखा। उसका विकसित शरीर उसके पास जो कुछ भी था उसके साथ खून के माध्यम से धकेल रहा था। आगे का जहाज तेजी से मुड़ा हुआ था और मैथ्यू ने सोचा कि उसने पर्यावरण में बदलाव का पता लगाया है। मार्ग चौड़ा हो रहा है, रक्त प्रवाह अधिक अशांत हो रहा है। यह गलफड़े होने दो, मैथ्यू ने हताश होकर सोचा। उसने एक और जानवर की लाश को छोड़ दिया, उन्हें कीमती अतिरिक्त सेकंड खरीदा क्योंकि कोई झुंड अपने भोजन उन्माद के साथ उस पर गिर गया। प्राणी की संचार प्रणाली के माध्यम से उनकी हताश उड़ान जारी रही, हर पल उन्हें स्वतंत्रता या स्थायी मृत्यु के करीब लाती रही। मैथ्यू की दृष्टि का स्वागत करने वाला एक विशाल, जालीदार कक्ष था जो इसके पूर्ण आयामों को समझने की उसकी क्षमता से परे था। हजारों या शायद हजारों पतली झिल्ली की दीवारें समानांतर पंक्तियों में फैली हुई हैं, जिससे एक पैटर्न बनता है जो बड़े पैमाने पर फिल्टर शीट जैसा दिखता है। प्रत्येक नाजुक झिल्ली के बीच संकीर्ण अंतराल ने रक्त को नियंत्रित चैनलों में प्रवाहित करने की अनुमति दी, ऊतक परतों के बीच से गुजरना। यह बात है, उन झिल्लियों से परे पानी है। बाहर, सेलिन ने अपनी हताश परिस्थितियों के बावजूद बढ़ते उत्साह के साथ सोचा। उसने मैथ्यू को तत्काल हाथ के संकेत दिए, उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। हम झिल्लियों को काट सकते हैं। यह बाहर के लिए हमारा निकास है। मैथ्यू ने समझ में सिर हिलाया, तुरंत एक विंड ब्लेड बनाने के लिए मन को चैनल किया। उन्होंने इसके स्थायित्व का परीक्षण करने के प्रयास में निकटतम झिल्ली बाधा की ओर संपीड़ित हवा के हमले को छोड़ दिया। काटने के किनारे ऊतक से टकराया और आंशिक रूप से कटा हुआ, लेकिन झिल्ली लगभग तुरंत ठीक हो गई। झिल्ली वापस एक साथ बुनाई जैसे कि नुकसान कभी नहीं हुआ था। इससे भी बदतर, हमले को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही थोड़ा कमजोर कर दिया गया था। कुछ दर्जन कोई अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, विंड ब्लेड के रास्ते में थे। मैथ्यू और सेलिन दोनों को एक साथ गंभीर सच्चाई का एहसास हुआ। बचने के लिए उन्हें एक और अधिक शक्तिशाली संयुक्त हमला करने की आवश्यकता थी, और हस्तक्षेप को रोकने के लिए उन्हें कम से कम कुछ महत्वपूर्ण सेकंड के लिए कोई झुंड को खत्म करने या विचलित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने दृढ़ सिर हिलाया, बिना शब्दों के एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। दोनों जागृति करने वालों ने स्थानिक भंडारण से अपने लगभग सभी शेष जानवरों की लाशों को वापस लेना शुरू कर दिया। दो अंतिम निकायों को छोड़कर सब कुछ आरक्षित रखा गया था, अगर उनकी योजना विनाशकारी रूप से विफल हो जाती है। उन्होंने लाशों को एक के बाद एक छोड़ दिया, आकर्षण को अधिकतम करने के लिए उन्हें कम अंतराल पर बाहर निकाल दिया। यदि पहला शरीर पर्याप्त कोई को दूर करने में विफल रहा, तो दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर पांचवां। प्राणियों की भोजन उन्माद वृत्ति अंततः उन्हें उन शरीरों का पीछा करने के लिए मजबूर कर देगी। रणनीति ने खूबसूरती से काम किया। जैसे ही जानवरों की लाशें भौतिक हुईं और खून से ढह गईं, कोई झुंड के विशाल बहुमत ने तुरंत ताजा विदेशी वस्तुओं को निगलने के लिए मोड़ दिया। उनके चमकते रूपों ने प्रकाश का एक निशान बनाया क्योंकि वे प्रत्येक शव पर गिरते थे। लगभग सभी कोई विचलित हो गए और मैथ्यू के समूह के पास केवल कुछ दर्जन शेष थे। दोनों जागृति ने अपने सबसे शक्तिशाली हमलों को प्रसारित करना शुरू कर दिया। शेष कुछ लोग अपनी योजना के लिए कोई समस्या नहीं पैदा करेंगे, वे इसे बाधित करने के लिए बहुत कमजोर थे। मैथ्यू ने खुद को शुद्ध हवा के हेरफेर तक सीमित नहीं रखा। उसने पृथ्वी तत्व से रेजर की धार के साथ एक लंबा, तेज भाला बनाया। फिर उन्होंने पृथ्वी के निर्माण को सर्पिल हवा की धाराओं में लपेट दिया, दोहरे तत्वों ने संयोजन करके कुछ अधिक तेज और अधिक मर्मज्ञ बनाने के लिए जो अकेले किसी भी तत्व को प्राप्त कर सकते थे। सेलिन ने अपना खुद का विशाल पवन ब्लेड बनाया, जिससे हवा के ब्लेड को संपीड़ित करने में मन डाला गया। वह तब तक जारी रही जब तक कि उसके हाथ केवल हमले को पकड़ने से कांपने लगे। मैथ्यू ने अपना हाथ उठाया, संकेत देने की तैयारी कर रहा था। मिराज ने अधिकतम त्वरण के लिए खुद को तैनात किया। सेलिन ने मैथ्यू की कमर को कसकर पकड़ लिया, विस्फोटक आंदोलन के लिए तैयार। मैथ्यू का हाथ गिर गया। अब दोनों हमले एक साथ शुरू किए गए थे, झिल्ली की ओर गाढ़े खून की यात्रा करते हुए। यही नहीं, टुकड़ा। दोनों हमलों ने गिल झिल्ली को मारा। मैथ्यू के पृथ्वी हवा के भाले ने पहले छिद्र मारा,
जिससे नाजुक ऊतक में एक बड़ा उल्लंघन हुआ। सेलिन के विंड ब्लेड ने 1 सेकंड के एक अंश के बाद पीछा किया, जिससे उद्घाटन चौड़ा हो गया और तत्काल उपचार को रोका जा सका। झिल्ली फट गई, जिससे उनके भागने के लिए काफी बड़ा अंतर बन गया। जाओ जाओ, मैथ्यू मानसिक रूप से चिल्लाया, मिराज को इच्छाशक्ति के हर औंस के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। सफेद घोड़े को प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। उनकी विकसित फिनटेल विस्फोटक शक्ति के साथ पंप की गई, जिससे उन तीनों को अधिकतम गति से सीधे उल्लंघन की ओर ले जाया गया। शेष कोई को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और उन्होंने अवरोधन के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। मिराज झिल्ली में अंतराल के माध्यम से चार्ज किया गया जैसे ही यह खुद को ठीक करने के लिए सिकुड़ने लगा। उन्होंने सेंटीमीटर के साथ संकीर्ण उद्घाटन के माध्यम से निचोड़ा था, मैथ्यू के कंधे को पुनर्योजी ऊतक के खिलाफ खुरच दिया क्योंकि वे दूसरी तरफ फट गए। हमने इसे बनाया। हम बाहर हैं। लेकिन उत्सव बहुत समय से पहले था। कुचलने के दबाव ने उन्हें तुरंत मारा। एक जबरदस्त बल एक साथ सभी दिशाओं से उनके शरीर पर हमला कर रहा है। गहरे समुद्र का वातावरण प्राणी के संचार तंत्र के नियंत्रित आंतरिक भाग से भयावह रूप से अलग था। अंधेरा उन्हें पूरी तरह से घेर लेता था। कोई भी प्रकाश इन गहराइयों में प्रवेश नहीं करता था, सिवाय कोई झुंड की लुप्त होती चमक के जो अभी भी उनके पीछे गिल कक्ष के अंदर फंसा हुआ था। मल। हमें समुद्र में अविश्वसनीय रूप से गहरा होना चाहिए, मैथ्यू ने सोचा क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर को संपीड़ित करने का प्रयास करते हुए दबाव महसूस किया। एक विभाजित सिरदर्द बनने लगा क्योंकि उसकी खोपड़ी ने पर्यावरणीय तनाव का विरोध किया। उसके फेफड़े जल गए, हवा के लिए बेताब थे कि वे काफी हद तक नहीं पहुंच सके। सेलिन का समय और भी बुरा चल रहा था। उसका शरीर मैथ्यू की तुलना में संविधान में थोड़ा कमजोर, दबाव को प्रभावी ढंग से सहन नहीं कर सका। मैथ्यू की कमर पर उसकी पकड़ खतरनाक रूप से ढीली हो गई। फिर वह पूरी तरह से लंगड़ा हो गई। चेतना ने उसे छोड़ दिया क्योंकि अत्यधिक गहराई और विस्तारित ऑक्सीजन की कमी उसके शरीर को संभालने के लिए बहुत अधिक हो गई। सेलेन, मैथ्यू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बुलबुले के अलावा पानी के नीचे मुश्किल से कोई आवाज निकली। उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया, उसे अंधेरे में डूबने से रोकने के लिए उसे अपने खिलाफ पकड़ लिया। अगर हमारे शरीर को उस प्राणी के खून से मजबूत नहीं किया गया होता, तो हम पहले ही मर चुके होते। हमने जो विशेषता प्राप्त की है, वह एकमात्र कारण हो सकती है कि हम अभी भी जीवित हैं। यहां तक कि अपने उच्च संविधान और उनके शरीर के संक्षिप्त अनुकूलन के साथ, मैथ्यू को पता था कि स्थायी क्षति होने से पहले उनके पास अधिक से अधिक मिनट थे। सेलिन के पास और भी कम समय हो सकता है। उसे उन्हें सतह पर लाना था। तेज। उसने तुरंत अपना मुंह उसके ऊपर रख दिया, क्योंकि सेलिन का दम घुटने लगा। उसने उसे अपनी सांस से देना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह बच गई है, बहुत कम ऑक्सीजन साझा कर रहा है। लेकिन गहरे समुद्र के दमनकारी अंधेरे में, मैथ्यू यह निर्धारित नहीं कर सका कि कौन सी दिशा ऊपर थी। भटकाव शुरू हो रहा था, उसका ऑक्सीजन की कमी वाला मस्तिष्क स्थानिक जागरूकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर उसने इसे देखा। अचानक अंधेरे में एक चमक बन गई। कोई की सफेद चमक नहीं, बल्कि एक शानदार सुनहरा रंग। मैथ्यू की आंखें सदमे और आतंक में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी दृष्टि समायोजित हो गई और प्रकाश का स्रोत स्पष्ट हो गया। वह विशाल जानवर जिसे उन्होंने शुरू में पैदा किया था, जिसके संचार तंत्र को वे जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दिल में उन्होंने ताकत हासिल की थी, यह मैथ्यू की आंखों के सामने खड़ा था। एक सुनहरी मछली इतनी असंभव रूप से बड़ी है कि उसने सर्वनाश से पहले पुरानी सभ्यता के विशाल समुद्र में जाने वाले जहाजों को बौना कर दिया। यात्रियों को ले जाने वाले जहाज इस लेविथान की तुलना में खिलौनों की तरह दिखते थे। प्राणी सुनहरे रंग का था, सुंदर तराजू और 2 विशाल आंखें थीं, प्रत्येक 10 मीटर से अधिक बड़ी थी। यह सुंदर था, भयानक रूप से, समझ से बाहर सुंदर, एक तरह से जिसने मैथ्यू के दिमाग को उस चीज को संसाधित करने के लिए संघर्ष किया जो वह देख रहा था। ऐसा जानवर पहले अभयारण्य के भीतर कैसे मौजूद हो सकता है? यह कैसे संभव है? जीव को बाहर से प्रत्यक्ष रूप से देखना आंतरिक शरीर रचना विज्ञान के आधार पर उसके आकार का अनुमान लगाने से पूरी तरह से अलग था।
पैमाना इतना विशाल था कि इसने तर्कसंगत समझ को खारिज कर दिया। यह सिर्फ एक बड़ा जानवर नहीं था, यह एक जीवित प्राणी था जो उसने जो कुछ भी देखा और जाना था उस पर हावी था। जैसा कि मैथ्यू ने लकवाग्रस्त विस्मय में देखा, सुनहरी मछली ने पानी के माध्यम से यात्रा करते समय अपना मुंह खोला। आंदोलन ने विनाशकारी पैमाने पर चूषण पैदा किया। जिन प्राणियों को व्यक्तिगत रूप से मानव जागृति के लिए खतरनाक खतरा माना जाएगा, उन्हें ब्लैक होल द्वारा भस्म किए जाने वाले ग्रहों जैसे बड़े पैमाने पर घास में खींच लिया गया था। सैकड़ों लोग एक पल में गायब हो गए, बिना किसी प्रतिरोध के निगल गए। मैथ्यू भारी शक्ति के उस प्रदर्शन को देखने के बाद भागने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वह उस दिशा से दूर था जहां से सुनहरी मछली खा रही थी, लेकिन कुछ भी उसे आश्वस्त नहीं करता था कि वह किसी भी क्षण उसकी ओर नहीं मुड़ेगी और उसे एक बार फिर से निगल जाएगी, इस बार उसे मार डाली। उसने मिराज को तुरंत धक्का दिया, ऊपर की ओर इशारा किया। उस चीज से दूर, सतह की ओर। अब मिराज बस यही कर रहा था, लेकिन मैथ्यू मुश्किल से सोच पा रहा था। वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि सेलिन बच जाए, साथ ही शक्ति के प्रदर्शन को भी घूर रहा था, जिससे वह सेलिन को छोड़कर अपने जीवन के लिए भागना चाहता था। लेकिन जैसे ही मिराज ने तेज गति से ऊपर की ओर तैरना शुरू किया, मैथ्यू अपनी आंखें सुनहरे लेविथान से दूर नहीं कर सका। सुनहरी मछली थोड़ी मुड़ गई थी। सुनहरी रोशनी से चमकती उसकी विशाल आंख सीधे गहरे पानी में मैथ्यू की निगाहों से मिली और उसके दिल की धड़कन एक भयानक क्षण के लिए रुक गई। उनकी आंखें बंद थीं, इंसान और जानवर महत्वहीन घुसपैठिए और एक समझ से बाहर शीर्ष शिकारी। मैथ्यू के शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। पक्षाघात ने पूरी तरह से पकड़ लिया, उसका मन उस टकटकी से निकलने वाली सरासर उपस्थिति से अभिभूत हो गया। मैं मर चुका हूं। हम निश्चित रूप से मर चुके हैं। इस तरह की किसी चीज से बच नहीं सकते। मैथ्यू ने अंत का इंतजार किया, बड़े पैमाने पर मुंह को फिर से खोलने के लिए। उनके लिए उतनी ही लापरवाही से उपभोग किया जाना था जितना कि सैकड़ों मछलियां उसने अभी अभी गायब होते देखी थीं। लेकिन सुनहरी मछली बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अनंत काल की तरह महसूस होने वाले एक पल के बाद प्राणी की आंख दूर चली गई। यह समुद्र की गहराई के माध्यम से अपने रास्ते पर चलता रहा। उनके शरीर की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। लेविथान ने उन्हें पूरी तरह से अप्रासंगिक माना था। विदेशी पदार्थ के 3 छोटे मोटे जिनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैथ्यू यह तय नहीं कर सका कि वह इतनी अच्छी तरह से खारिज होने से राहत महसूस कर रहा है या अपमानित महसूस कर रहा है। लेकिन वह किसी भी दिन गर्व पर जीवित रहेगा। गुरगल। सेलिन के मुंह में पानी में प्रवेश करने की आवाज ने मैथ्यू को उसकी स्तब्धता से जगा दिया और उसने तुरंत अपने होंठ उसके होंठ लौटा दिए। जिस क्षण उसकी आंखों ने सुनहरी मछली से बंद कर दिया था, उसने अपने दिमाग को अराजकता में डाल दिया था। वह खुद को सांस लेना भूल गया था, सेलिन की मदद करना तो दूर की बात है। सुनहरी मछली की गति से उत्पन्न आंतरिक तरंगों और धाराओं ने ऊपर की ओर तैरना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया। पानी अराजक रूप से मंथन कर रहा था, उन्हें यादृच्छिक दिशाओं में धकेल रहा था और मिराज के चढ़ने के प्रयासों से लड़ रहा था। शुक्र है, सतह की ओर चढ़ाई के दौरान उन्हें किसी अन्य मछली का सामना नहीं करना पड़ा। सुनहरी मछली की उपस्थिति ने स्पष्ट रूप से अन्य सभी समुद्री जीवन को इस क्षेत्र से बहुत दूर कर दिया था, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में एक अस्थायी शून्य पैदा हो गया था। मैथ्यू ने सेलिन के बेहोश शरीर को एक हाथ से अपने खिलाफ पकड़ लिया और दूसरे से मिराज के अयाल को पकड़ लिया। उसके अपने फेफड़े हवा के लिए चिल्ला रहे थे। उसकी दृष्टि के किनारों पर काले धब्बे दिखाई दिए। शायद उसका दृढ़ता कौशल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे अंधेरे पानी के माध्यम से उठते समय सचेत रखती थी। बस थोड़ा आगे। मिराज की शक्तिशाली तैराकी ने उन्हें सफेद घोड़े के पास जो कुछ भी था उसके साथ ऊपर की ओर ले गया। उसकी पंखपूंछ ने थकावट के बावजूद कभी हिलना बंद नहीं किया, जो पूर्ण रहा होगा। ऊपर से प्रकाश नीचे की ओर फिल्टर करना शुरू कर दिया। पहले तो बेहोश हो गया, फिर जैसे जैसे वे सतह के पास पहुंचे, यह मजबूत होता गया। मैथ्यू की चेतना तेजी से लुप्त हो रही थी।
वह मुश्किल से सेलिन पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता था या मिराज की पीठ पर सवार रह सकता था। जैसे ही उसके हाथ सेलिन से निकलने लगे, वे टूट गए। फिर आह आह! मैथ्यू सख्त हांफने लगा, उसके फेफड़े ऑक्सीजन के साथ फैल रहे थे। वह हिंसक रूप से खांसता था, उसका शरीर पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था जो दबाव से उसके श्वसन तंत्र में मजबूर हो गया था। सेलिन उसकी बाहों में बेहोश रही, उसकी सांसें लगभग अनुपस्थित थीं। मैथ्यू का दिल एक पल के लिए गिर गया। उसने जल्दी से उसे मिराज की पीठ पर रखा और उसकी छाती पर उचित सीपीआर संपीड़न शुरू कर दिया, अपने स्वयं के ऑक्सीजन की कमी के बावजूद लयबद्ध रूप से गिनती की। 1, 2, 3, 4। 30 संपीड़न। फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और बचाव की सांस दी। कोई जवाब नहीं। चलो, हम जो कुछ भी बच गए उसके बाद मरने की हिम्मत मत करो। दोनों, 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 दोनों। अंत में, तीसरे चक्र में, सेलिन को हिंसक रूप से खांसी हुई। उसके मुंह से पानी निकल गया क्योंकि उसके शरीर ने उसके फेफड़ों से तरल पदार्थ को बाहर निकाल दिया। वह हंफने लगी, उसकी छाती गर्म हो रही थी क्योंकि चेतना दर्दनाक, भटकी हुई तरंगों में लौट आई थी। मैथ्यू, वह कमजोर रूप से चिल्लाई, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं यहां हूं, मैथ्यू ने कहा, उसके माध्यम से राहत बाढ़ आ रही है। तुम ठीक हो। हमने इसे बाहर कर दिया। हम सतह पर हैं। सेलिन फिर से खांसी और पानी आ रहा था। मछली। क्या हमने? हाँ, मैथ्यू ने पुष्टि की, उसकी अपनी आवाज कर्कश और थकी हुई थी। हम भाग गए। हम जीवित हैं। वे दोनों मिराज की पीठ से चिपके हुए थे, जो बादल छाए हुए आकाश के नीचे खुले समुद्र में तैर रहे थे, पूरी तरह से थके हुए थे लेकिन चमत्कारिक रूप से जीवित थे। वे असंभव से बच गए थे। अब उन्हें बस यह पता लगाने की जरूरत थी कि वे कहाँ थे और जमीन पर वापस कैसे पहुंचे। सेलेन, मैथ्यू और एक सफेद घोड़ा बस पानी में बह गया, कुछ भी करने के लिए बहुत थक गया था, लेकिन बस आकाश में बादलों की तरह तैरने के लिए। दोनों जागृति बस मिराज की पीठ पर तैरते हुए तब तक लेट गए जब तक कि वे शारीरिक रूप से फिर से आंदोलन करने में सक्षम महसूस नहीं कर लेते। थकावट पूर्ण थी। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कमी, निरंतर आतंक और परिश्रम से वे सहन कर रहे थे। मैथ्यू ने सबसे पहले अपना सिर उठाया और स्पष्टता के साथ आसपास के वातावरण को स्कैन किया। हमें जल्द ही आगे बढ़ने की जरूरत है, मैथ्यू ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। यह अभी भी एक स्थायी मृत्यु क्षेत्र है। मुझे मौत की सजा प्रणाली में बदलाव के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। सिर्फ इसलिए कि अभी हम पर हमला करने वाले कोई जानवर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाद में नहीं होगा। सुनहरी मछली की उपस्थिति ने सब कुछ अस्थायी रूप से दूर रखा, लेकिन वह सुरक्षा टिकती नहीं रहेगी। आइए आगे बढ़े, इससे पहले कि शिकारी अपने आवासों में लौट जाएं। उसकी आंखें क्षितिज पर घूम गईं, किसी भी मील के पत्थर या गंतव्य की तलाश में। तभी उसे एक जमीन नजर आई। विशाल महासागर के पार कई किलोमीटर दूर दिखाई देने वाली एक तटरेखा। दुर्भाग्य से, वे प्रचलित तरंग पैटर्न के विपरीत दिशा में स्थित थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें किनारे तक पहुंचने के लिए धारा के खिलाफ तैरने की आवश्यकता होगी। शुक्र है, लहरें अपेक्षाकृत छोटी थीं, तूफान से चलने वाली लहरों की तरह कुछ भी नहीं जो जहाजों को पलट सकती थी। अपने नए विकास के साथ मिराज के लिए, इन स्थितियों को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलो, दोस्त। चलो चलते हैं, मैथ्यू ने धीरे से कहा, सच्चे स्नेह के साथ मिराज की गर्दन को सहलाते हुए। उसने अपने स्थानिक भंडारण से एक सहनशक्ति बहाली औषधि वापस ले ली और ध्यान से थके हुए घोड़े को दिया। घूंट घूंट। सफेद घोड़े ने कृतज्ञतापूर्वक पी लिया, जादुई तरल तुरंत धीरे धीरे उसकी ताकत बहाल करना शुरू कर दिया। मैथ्यू और सेलिन ने अपनी सहनशक्ति की औषधि का भी सेवन किया, अपने पस्त शरीर के माध्यम से फैले पुनर्स्थापनात्मक प्रभावों को महसूस किया। वसूली तात्कालिक नहीं थी, उन्होंने खुद को सामान्य सीमा से बहुत आगे धकेल दिया था, लेकिन यह कार्य करने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। सेलिन बेहद थकी हुई रही। वह दबाव और ऑक्सीजन की कमी से लगभग मर चुकी थी।
निकटस्थायी मृत्यु का आघात कुछ ऐसा नहीं था जिसे औषधि पूरी तरह से संबोधित कर सकती थी। उसने बस मैथ्यू की पीठ के खिलाफ अपना सिर टिका दिया क्योंकि उन्होंने किनारे की ओर यात्रा शुरू की, उसकी उपस्थिति को एक ऐसी दुनिया में अपना एकमात्र सुरक्षित आश्रय माना जिसने उसे बार बार मारने की कोशिश की थी। मैथ्यू ने मिराज को दूर के समुद्र तट की ओर निर्देशित किया। विकसित घोड़ा जो कुछ भी कर रहा था, उसके बावजूद स्थिर दृढ़ संकल्प के साथ तैर रहा था। खुले पानी में यात्रा के दौरान मैथ्यू अपने विचारों को सुनहरी मछली की ओर जुनूनी रूप से लौटने से नहीं रोक सका। उस असंभव रूप से विशाल प्राणी की छवि उसकी स्मृति में एक छवि की तरह खोजी गई थी जिसने छोड़ने से इनकार कर दिया था। उस संक्षिप्त मुठभेड़ के दौरान उसे कुछ गहराई से विनम्र होने का एहसास हुआ था। सर्वनाश के बाद से मानवता ने जो भी प्रगति की थी, उसके बावजूद एक अद्वितीय वर्ग के साथ एक जागृति के रूप में अपनी असाधारण वृद्धि के बावजूद उनसे बहुत कुछ छिपा हुआ था। बहुत सारे सत्य इस अज्ञात दुनिया की उनकी सीमित समझ से परे छिपे हुए थे। वे एक कुएं के तल पर रहने वाले मेंढकों की तरह थे, ऊपर दिखाई देने वाले आकाश के छोटे से घेरे को देख रहे थे और विश्वास कर रहे थे कि यह पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। वे यह नहीं समझ पाए कि उनके अच्छी तरह से मौजूद तालाबों से परे, झीलों से परे झीलें मौजूद थीं और महासागरों से परे एक पूरा ग्रह मौजूद था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह सुनहरा जानवर निस्संदेह इतना शक्तिशाली था कि वह दूसरे अभयारण्य के इवॉल्वर्स को भी मार सकता था, शायद सहजता से। फिर भी यह फर्स्ट सेंचुरी क्षेत्र के अंदर स्थित एक छिपे हुए दायरे में मौजूद था, जिसका मतलब था कि सभी स्थापित सिस्टम नियमों के अनुसार इसे फर्स्ट ऑर्डर बीस्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। लेकिन उस प्राणी के बारे में कुछ भी फर्स्ट ऑर्डर मापदंडों से मेल नहीं खाता था। अकेले इसके आकार ने हर ज्ञात वर्गीकरण प्रणाली को चुनौती दी। जब तक मैथ्यू के विचार एक परेशान करने वाली संभावना में बदल गए। क्या होगा अगर सुनहरी मछली खुद की तरह ही एक अनियमित अस्तित्व थी, एक विसंगति जिसने सामान्य प्रकृति नियमों को तोड़ दिया? लेकिन उन्होंने सिद्धांत को खारिज करते हुए तुरंत अपना सिर हिलाया। असंभव, मैथ्यू जोर से बुदबुदाया, हालांकि सेलिन अपने शब्दों को संसाधित करने के लिए बहुत थक गई थी। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पारंपरिक वर्ग नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने वर्तमान स्तर की तुलना में विभिन्न आदेशों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों या क्षेत्रों तक पहुंच सकता हूं। यह एक मौलिक नियम है, अस्तित्व का एक नियम जो मानवता की जागृति से पहले का है। उस प्रतिबंध के लिए कोई आउटलेयर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। सिस्टम ने आदेश पृथक्करण को पूरी तरह से लागू किया। प्रथम क्रम जागृति और जानवर प्रथम अभयारण्य में मौजूद थे। दूसरे क्रम के इवॉल्वर्स दूसरे अभयारण्य में मौजूद थे और इसी तरह। इन अभयारण्यों के बीच की बाधाएं सुझाव नहीं थीं, वे आध्यात्मिक दीवारें थीं जिन्हें तब तक पार नहीं किया जा सकता था जब तक कि आप उचित विकासवादी चरण प्राप्त नहीं कर लेते। लेकिन एक सवाल अलग था, फर्स्ट ऑर्डर के दायरे में उस परिमाण का प्राणी कैसे मौजूद था? हो सकता है कि सुनहरी मछली वास्तव में एक फर्स्ट ऑर्डर बीस्ट थी और मैं इस बात को कम आंक रहा हूं कि पर्याप्त उम्र और संचित शक्ति के साथ पहले क्रम की संस्थाएं कितनी शक्तिशाली शिखर बन सकती है। यह विचार किसी तरह और भी भयानक था। यदि प्रथम क्रम के जानवर प्राकृतिक वृद्धि और विकास के माध्यम से ताकत के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, तो उच्च अभयारण्यों में क्या भयावहता मौजूद थी जहां आधारभूत शक्ति पहले से ही समझ से बाहर थी? मैथ्यू ने दार्शनिक प्रश्नों को एक तरफ धकेल दिया। वह थक गया था और उसे सुरक्षा तक पहुंचने की जरूरत थी। अस्तित्वगत चिंतन तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि वे स्थायी मृत्यु के तत्काल जोखिम में न हो। समुद्र तट धीरे धीरे करीब आता गया क्योंकि मिराज लहरों के माध्यम से लगातार तैरता गया। मैथ्यू अब विवरण बना सकता है, चट्टानें, विरल वनस्पति, जो एक समुद्र तट क्षेत्र की तरह दिखता था जहां वे लैंडफॉल कर सकते थे। लगभग वहां, मैथ्यू ने कहा, किसी और की तुलना में खुद से अधिक। बस थोड़ा आगे, मिराज। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सफेद घोड़े ने स्वीकृति को सूंघा, उसकी शक्तिशाली पंखपूंछ ने अपने प्रणोदन को जारी रखा। वे इसे बनाने जा रहे थे। सभी बाधाओं के बावजूद, हर चीज के बावजूद जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी, वे वास्तव में इस दुःस्वप्न से बचने जा रहे थे। और मैथ्यू के पास सुनहरे जानवर के खून के कंटेनर थे,
विशेषता उसके शरीर को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए बढ़ जाती है और एक छिपे हुए क्षेत्र का ज्ञान जो किसी और के पास नहीं था। यदि वे सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच सकते हैं तो यह विनाशकारी अनुभव वास्तव में जीवन भर का अवसर साबित हो सकता है। यह मानते हुए कि वे इससे लाभ उठाने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रहे। जब वे अंततः किनारे की पहुंच के भीतर थे तो विश्राम की पहुंच के भीतर द्वीप से आंकड़े दिखाई देने लगे, आंकड़े जो नीले रंग के थे। मल। मैथ्यू ने मन ही मन सोचा, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सेलेन, जागो, ऐसा लगता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सेलिन ने जोर से अपना सिर हिलाया, तेज सिर दर्द और भारी थकान को दूर करने का प्रयास करते हुए जब वह मैथ्यू के कंधे से किनारे की ओर देखती थी। उसने जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। उसके सामने 2 हाथ, 2 पैर और पहचानने योग्य चेहरे की विशेषताओं के साथ द्विपाद आकृतियां खड़ी थीं। लेकिन उनकी त्वचा पूरी तरह से नीली थी, गहरे नीले से लेकर हल्के टन तक। उनका निर्माण भारी होने के बजाय दुबला और एथलेटिक था। वे मोटे तौर पर मानव आकार के थे लेकिन थोड़े लंबे अंगों के साथ। उनकी आंखें बड़ी थीं, उनके चेहरे पर हावी थीं और उनके कान नुकीले थे। नीले लोगों ने आदिम कपड़े पहने थे जो जंगल की वनस्पति, साधारण लपेटें और कवरिंग से बनी सामग्री से बुने हुए थे जो उनकी विशिष्ट त्वचा को उजागर करते थे। उनके पास आदिम लेकिन प्रभावी हथियार थे, नुकीले पत्थर की युक्तियों के साथ लकड़ी के भाले, बेल के तारों के साथ लचीली लकड़ी से बने धनुष और उनकी कमर पर सुरक्षित पत्थर के चाकू की तरह दिखते थे। वे उत्साह से ऊपर और नीचे कूद गए क्योंकि मिराज, मैथ्यू और सेलिन धीरे धीरे किनारे के पास पहुंचे, जैसे कि उत्साहित हों। मैथ्यू ने मिराज को लगभग 50 मीटर की दूरी पर रोक दिया, जिसका अनुमान था कि अगर उन्होंने हमला करने का फैसला किया तो उनके हथियारों के लिए प्रभावी हमले की सीमा थी। रुको, मुझे पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। निर्धारित करें कि क्या वे वास्तव में शत्रुतापूर्ण हैं या हमारे आगमन के बारे में उत्सुक हैं। अपने सवार के आदेश सुनकर मिराज आज्ञाकारी रूप से रुक गया, उसका शरीर तनावग्रस्त और थकावट के बावजूद तैयार था। यदि आवश्यक समझा जाए तो सफेद घोड़ा लड़ने के लिए तैयार था। वे सभी अपनी खराब स्थिति के बावजूद युद्ध के लिए तैयार रहे। वे आदिम हथियारों के लिए समुद्र तट पर लापरवाही से मरने के लिए बहुत अधिक बच गए थे। नीले लोगों ने अपने चेहरे पर उत्साहित भावों के साथ अपना नृत्य और कूदना जारी रखा, जिसने शुरू में मैथ्यू को भोजन की खोज करने वाले भूखे शिकारियों की खुशी के रूप में मारा। लेकिन यह व्याख्या जल्द ही फीकी पड़ गई क्योंकि प्राणियों ने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने जानबूझकर अपने हथियारों को अपने सामने रेतीली जमीन पर रखना शुरू कर दिया। उनके भाले सपाट पड़े थे और उनके धनुष धीरे से नीचे गिर गए थे। उनके हाथ जिनमें 4 उंगलियां थीं, ऊपर उठाई और खोली गईं, खाली हथेलियों को दिखाते हुए जैसे कह रहे हों, हमारा मतलब है कि आपको कोई नुकसान नहीं है। मैथ्यू नीले लोगों को अपनी परिधीय दृष्टि में रखते हुए सेलिन की ओर थोड़ा मुड़ा। तुम क्या सोचते हो? क्या वे वास्तव में मिलनसार हैं या यह एक चाल है? सेलिन ने प्रदर्शन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, उसकी आंखें उनकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से उनके लक्ष्यों को समझने की कोशिश कर रही थी। एक पल बाद उसने कहा, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। वे काफी मिलनसार लगते हैं, हथियार कम करने का इशारा बहुत स्पष्ट है। लेकिन हम अपनी सतर्कता को पूरी तरह से कम नहीं कर सकते। आइए धीरे धीरे और सावधानी से संपर्क करें। अगर चीजें गंभीर हो जाती हैं तो एक पल की सूचना पर लड़ने के लिए तैयार रहें। मैथ्यू ने अपनी सहमति में सिर हिलाया, उसका आकलन उसकी अपनी प्रवृत्ति से मेल खाता था। यह किसी भी दिशा में एकमात्र दिखाई देने वाला द्वीप है। यदि हम इन लोगों को मिलनसार या तटस्थ के रूप में स्थापित कर सकते हैं तो यह आदर्श होगा। अभी लड़ना इष्टतम नहीं है, खासकर अगर जंगल में गहरे योद्धा हैं जो लहरों में आते रहेंगे। पानी में वापस जाना भी आकर्षक नहीं था। सुनहरी मछली आगे बढ़ गई थी, जिसका मतलब था कि सामान्य समुद्री शिकारी इस क्षेत्र में लौट आएंगे। थके हुए तैरने से वे जलीय जानवरों के प्रति संवेदनशील हो जाते थे, जिनसे वे पहले सुरक्षित थे। द्वीप ने वसूली के लिए अपने सबसे अच्छे विकल्प का प्रतिनिधित्व किया, यह मानते हुए कि नीले लोग तुरंत शत्रुतापूर्ण नहीं थे। ठीक है, चलो धीरे धीरे संपर्क करते हैं।
मिराज पर सवार रहें ताकि जरूरत पड़ने पर हम जल्दी से पीछे हट सकें। अपनी आंखों और कानों को सतर्क रखें। वे सावधानी से आगे बढ़ने लगे। मिराज के खुर धीरे धीरे समुद्र तल पर रेत को छू रहे थे क्योंकि पानी उथला हो गया था। जब वे अंततः समुद्र तट पर पहुंचे और मिराज के खुरों ने सूखी भूमि को छुआ, तो दोनों जागृति के सामने एक सिस्टम अधिसूचना दिखाई दी। आपने प्रति मृत्यु 500 जीवन के दंड के साथ एक मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश किया है। मैथ्यू ने उच्च संख्या के बावजूद राहत की लहर महसूस की। मृत्यु क्षेत्र को अब स्थायी मृत्यु क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। वे सफलतापूर्वक महासागरीय स्थायी मृत्यु क्षेत्र से बच गए थे। लेकिन प्रति मृत्यु 500 जीवन अभी भी विनाशकारी रूप से उच्च था। एक भी गलती उन्हें उनके संचित जीवन भंडार में नाटकीय रूप से वापस कर सकती है। जैसे जैसे निकटता कम होती गई, नीले लोगों की आवाजें स्पष्ट होती गईं, उनकी भाषा समझ से बाहर होने पर भी श्रव्य हो गई। क्रेथ उल्निवर्शाकित, उनमें से एक ने मैथ्यू और सेलीन की ओर उत्साह से इशारा करते हुए पुकारा, वेलशान। वेलशान थार, एक अन्य ने स्पष्ट आकर्षण के साथ मिराज की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। निकेत मोराझावेल, एक तीसरे ने दोनों हाथों से स्वागत करने वाले इशारे करते हुए कहा। भाषा उनके कानों के लिए बिल्कुल नई थी। यह बहने वाले शब्दांशों के साथ कठोर व्यंजनों का मिश्रण था। ध्वनियों में मैथ्यू द्वारा सामना की गई किसी भी मानवीय भाषा से कोई समानता नहीं थी, और उन्होंने शब्दों के बीच में क्लिक और सीटी बजाए। वे क्या कह रहे हैं? सेलीन सीधे मैथ्यू के कान में फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं तुम्हें नीला दिखता हूं? मैथ्यू ने समान रूप से शांत फुसफुसाहट में जवाब दिया। उसका स्वर व्यंग्यात्मक था। शुष्क हास्य ने आश्चर्यजनक रूप से उनके तनावपूर्ण मूड को हल्का कर दिया। नीले लोगों में से एक, जो अपनी स्थिति और सम्मान के आधार पर एक नेता प्रतीत होता है, दूसरों ने उसे दिखाया कि उसने छोटे आंकड़ों में से एक से बात की, जो एक युवा था, उनके आकार और चेहरे को देखते हुए। थारवेल केशकिरी, नेता ने आदेश दिया। युवा तुरंत मुड़ा और जंगल में गहराई तक दौड़ा। सेकंड के भीतर घनी वनस्पति में गायब हो गया। मैथ्यू की कमर पर सेलीन की पकड़ कड़ी हो गई। देखना, उनका एक जवान अभी अभी चला गया। क्या वे सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करते हुए हमें सुरक्षा की झूठी भावना में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? मैथ्यू का जबड़ा कड़ा हो गया। उसके हाथ उसके कर्मचारियों पर कस गए। निश्चित नहीं, लेकिन अगर वे लड़ाई चाहते हैं तो ऐसा ही हो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनका नीला रक्त समुद्री जल के साथ मिल जाए जैसे कि यह एक हो। सेलीन की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। उसने मैथ्यू की आवाज से इतना दृढ़ और ठंडा स्वर कभी नहीं सुना था। यह स्पष्ट था कि धमकी मिलने पर वह मारने में संकोच नहीं करेगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इंसानों की तरह दिखते हैं या नहीं। नीले लोगों ने अपने स्वागत करने वाले इशारों को जारी रखा, आक्रामक होने के बजाय वास्तव में उत्साहित लग रहे थे। लेकिन मैथ्यू दिखावे पर पूरी तरह से भरोसा करने से बेहतर जानता था। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, मैथ्यू और सेलीन ने लड़ाई करने की स्थिति में अपनी वसूली में तेजी लाने के लिए एक और औषधि निकाली। जैसे ही उन्होंने औषधि पी ली, नीले लोग उन्हें औषधि पीते हुए देखकर और अधिक उत्साहित होने लगे। बमुश्किल कुछ ही मिनट बीते थे कि युवक एक युवती का हाथ पकड़कर लौटा। उसकी त्वचा दूसरों की तुलना में नीले रंग की हल्की छाया थी, लगभग सेरुलियन, और उसकी आंखों में एक ही आकर्षक रंग था। विदेशी विशेषताओं के बावजूद वह अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। उसकी विशेषताएं प्रजातियों के मतभेदों को पार करने के तरीकों से परिष्कृत और सुंदर थीं। वह स्पष्ट रूप से कबीले की सुंदरता थी, और इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं था। मैथ्यू ने उसे शांति से देखा, उत्सुक था कि नेता खुद से संपर्क करने के बजाय विशेष रूप से इस महिला को क्यों बुलाएगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, एकत्रित भीड़ में से हर कोई स्पष्ट सम्मान में शांत होने लगा। वह निस्संदेह अपनी युवावस्था के बावजूद अपने लोगों के बीच अधिकार और श्रद्धा की एक आकृति थी। वह अपने चेहरे पर एक उत्साहित लेकिन सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ मैथ्यू और सेलीन के पास पहुंची। मैथ्यू का हाथ सहज रूप से अपने कर्मचारियों के चारों ओर जकड़ गया। उसकी आंखें सावधानी से सख्त हो गईं। लुक धोखा दे रहा था, और वह चाल के लिए नहीं गिरने वाला था या अकेले दिखावे के आधार पर अपने गार्ड को छोड़ने वाला नहीं था।
हे दाता के महान वंशज। सावी कबीले की युवती यारा हमारे विनम्र निवास में आपका स्वागत करती है। उसके शब्द उनके लिए पूरी तरह से स्पष्ट थे, भले ही यह उच्चारण के मामले में बिल्कुल सही न हो। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? सेलिन ने आश्चर्य से कहा। उसकी थकावट क्षण भर के लिए भूल गई। उसकी आंखें एक छिपे हुए क्षेत्र में स्वदेशी लोगों की मानव भाषा बोलने की असंभवता पर चौड़ी हो गईं। हाँ, मैं अपने दाता की भाषा बोलती हूँ, यारा ने कहा। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं क्योंकि वह अपने हाथों को उसके सामने श्रद्धापूर्वक जोड़कर बोल रही थी। महान योद्धा जिसने एक बार हमारे कबीले को विलुप्त होने से बचाया था, उसने हमें अपने बहुत कम पूर्वजों को अपनी जीभ सिखाई। हमने इसे संरक्षित रखा ताकि हम उनकी स्मृति का सम्मान कर सकें। उसने अपने पीछे जंगल की बस्ती की ओर इशारा किया। क्या आप हमारे विनम्र निवास तक हमारा अनुसरण करेंगे? यह हमारे लिए अपमानजनक होगा कि हम अपने सर्वोत्तम भोजन और आवास के साथ आपका स्वागत न करें। उसकी आवाज शांत और ईमानदार थी, धोखे या द्वेष के बजाय गर्मजोशी से भरी हुई थी। मैथ्यू और सेलिन ने सार्थक नजरों का आदान प्रदान किया, अकेले आंखों के संपर्क के माध्यम से एक मौन बातचीत का संचालन किया। स्थिति विचित्र थी, लेकिन वे थक गए थे और फंसे हुए थे। आतिथ्य से इनकार करना कृतघ्न और नासमझी दोनों लग रहा था अगर इन लोगों का वास्तव में कोई नुकसान नहीं था। मैथ्यू ने धीरे से सिर हिलाया। फिर, हम आपके आवास के लिए अग्रिम धन्यवाद देते हैं। यारा का चेहरा सच्ची खुशी से चमक उठा। बेशक। कृपया मेरे पीछे आओ। मैथ्यू ने मिराज को यारा के पीछे चलने के लिए निर्देशित किया क्योंकि वह उन्हें बस्ती की ओर ले गई। इकट्ठे हुए कबीले उनके पीछे कदम रख रहे थे। उनके भावों में सम्मान स्पष्ट रूप से अंकित था क्योंकि वे नवागंतुकों को मानते थे। आश्चर्यजनक रूप से, सावी कबीले का आवास उनके आदिम कपड़ों की तुलना में काफी अधिक उन्नत था। बस्ती में अलग अलग इमारतें शामिल थीं, कुछ बुने हुए प्लेटफार्मों और जीवित शाखाओं का उपयोग करके पेड़ों में बनाई गई थीं, अन्य लकड़ी के ढांचे और फूस की छतों के साथ जमीन पर बनाई गई थीं। वास्तुकला ने अच्छे कौशल और दीर्घकालिक योजना दिखाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों द्वारा गोपनीयता को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत आवासों को उचित रूप से अलग किया गया था और परिवारों को सामुदायिक सोने की व्यवस्था के बजाय अपने स्वयं के अलग रहने वाले क्षेत्र लग रहे थे। मैथ्यू के आकलन में यह हमेशा एक सकारात्मक संकेत था। जैसे ही यारा उन्हें केंद्रीय सभा क्षेत्र की ओर ले गई। यह एक बड़ा कैंप फायर था जहां खाना तैयार किया जा रहा था और पकाया जा रहा था। सावी कबीले के अन्य सदस्यों ने घूरने के लिए अपनी गतिविधियों को रोक दिया। युवा ने खुली आंखों वाली जिज्ञासा के साथ देखा, उनकी बड़ी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। बुजुर्गों ने मैथ्यू और सेलिन को खुश, गर्म भावों के साथ देखा, जैसे कि लंबे समय से उम्मीद की गई किसी चीज को देख रहे हों। जैसा कि आप देख सकते हैं, सावी कबीले के लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, यारा ने चलते हुए समझाया। आप हमारे हितैषी के समान कबीले के हैं, वही रूप और एक ही भाषा। जब से वह अपने अन्य कर्तव्यों में भाग लेने के लिए चला गया, हमने फिर कभी आपके लोगों में से किसी का सामना नहीं किया। वह रुक गई, उसकी आवाज में भावना गहरी थी। दाता ने हमसे वादा किया था कि वह किसी दिन वापस आएगा, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए आपको प्रकट होते हुए देखकर हम सभी को आशा मिली, अंततः हमारे पूर्वजों द्वारा दिखाई गई अपार दया और एक दिन उनकी वापसी की संभावना को चुकाने का मौका मिला। मैथ्यू मदद नहीं कर सका लेकिन उसके दिमाग में बन रहा सवाल पूछ रहा था। यह वास्तव में कब था? कितने साल पहले यह दाता चला गया था? यारा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। वर्षों पहले? इसका क्या मतलब है? सेलिन ने तुरंत संचार अंतर को समझ लिया। हालांकि यारा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती थी, लेकिन उसके पास स्पष्ट रूप से पूर्ण सांस्कृतिक संदर्भ नहीं था। सावी कबीले को समय पर नजर रखने की एक अलग विधि का उपयोग करना चाहिए। हमारा मतलब समय है, हाँ। यह कितने समय पहले था? सेलिन ने अवधारणा को समझाने में मदद करने के लिए बुनियादी हाथ के इशारों और शरीर की भाषा का उपयोग करते हुए स्पष्ट किया। यारा का चेहरा समझ से चमक उठा। ओह, अच्छा समझा। आपका मतलब है कि कितने चंद्र चक्र बीत चुके हैं। खैर,
आज 6000वें चंद्र चक्र को चिह्नित करता है, जिस दिन से हमारे दाता चले गए थे। मैथ्यू के दिमाग ने तुरंत गणना करना शुरू कर दिया। एक चंद्र चक्र लगभग 29.5 दिनों का होता है, अनिवार्य रूप से 1 महीना। 6000 चंद्र चक्र बराबर होते हैं लगभग 500 साल। मैथ्यू के विचार पूरी तरह से जम गए। एक बार फिर इस क्षेत्र ने उसे दुनिया के बारे में जो कुछ भी मानता था उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। पतन, सर्वनाशकारी घटना जिसने पृथ्वी पर जागृति प्रणाली की शुरुआत की थी, लगभग 200 साल पहले हुई थी। उस तबाही के बाद पुनर्प्राप्ति का युग आया, जो लगभग 50 वर्षों तक चला। उस अवधि के दौरान मानवता जागृति प्रणाली को समझने लगी थी, वर्गों और जागृति के आसपास समाज का पुनर्निर्माण किया था। पहले अभयारण्य की खोज और मानचित्रण किया और नए सामाजिक आदेश और शक्ति पदानुक्रम बनाए। पुनर्प्राप्ति के युग के बाद विकास का युग आया, जो लगभग 150 वर्षों तक चला और आज तक जारी है। इस युग में सापेक्ष स्थिरता की 3 पूर्ण पीढ़ियां शामिल थीं, जिसके दौरान प्राचीन गिल्ड और शक्तिशाली परिवारों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया था और मानवता ने अभयारण्य प्रणाली के माध्यम से अपनी प्रगति शुरू कर दी थी। वे वर्तमान में विकास के युग में रह रहे थे। लेकिन अगर यारा की समयरेखा सटीक थी, तो इसका मतलब था कि एक मानव 500 साल पहले इस क्षेत्र में था, पतन से 300 साल पहले, जिसने पृथ्वी पर जागृति प्रणाली पेश की थी। मैथ्यू इतिहास के बारे में जो कुछ भी समझता था, उसके अनुसार यह असंभव था। जब तक मैथ्यू के दिमाग में कई परेशान करने वाले सिद्धांत बनने लगे, जिनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक परेशान करने वाला था। सिद्धांत 1, पतन से पहले जागृति जैसी शक्तियों वाले मनुष्य थे। सिद्धांत 2, समयरेखा गलत है। या तो यारा के लोगों ने चक्रों की गलत गणना की, या इस जगह पर चंद्र चक्र अलग था। सिद्धांत 3, परोपकारी, वास्तव में पृथ्वी से एक इंसान नहीं था। इस विशाल ब्रह्मांड में अन्य ह्यूमनॉइड प्रजातियां हैं जिनका हमने अभी तक सामना नहीं किया है। एक बार जब हम संपर्क कर लेते हैं, तो यह तथाकथित मानव परोपकारी पूरी तरह से कुछ और हो सकता है, संभावित रूप से उनका दुश्मन। वह अंतिम सिद्धांत विशेष रूप से परेशान करने वाला था। यदि अन्य बुद्धिमान प्रजातियां थीं जो मनुष्यों से काफी मिलती जुलती थीं, तो उनके लिए गलत होने के लिए पहला संपर्क विनाशकारी रूप से जटिल हो सकता था। हालांकि दूसरे विचार पर तीसरा सिद्धांत संभव नहीं था, कम से कम इस बार तो नहीं। मनुष्य के लिए दूसरी भूमि से होना और अंग्रेजी बोलना असंभव था। मैथ्यू की अभिव्यक्ति ने उसकी आंतरिक उथल-पुथल को दिखाया होगा, क्योंकि सेलिन करीब झुक गई और फुसफुसाई, क्या गलत है? आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपने कोई भूत देखा हो। 6000 चंद्र चक्र, मैथ्यू ने वापस फुसफुसाया। यह 500 साल है, सेलेन। जरा सोचो, पतन कब हुआ? मैथ्यू ने सीधे अपनी परेशानियों को आवाज नहीं दी। यारा के कान मजबूत हो सकते हैं, और भाषा की अपनी समझ के आधार पर वह उन्हें उस महान योद्धा के गैरवंशज के रूप में लग सकती है जिसके बारे में उसने बात की थी। वह है। कैसे? यारा ने उन्हें केंद्रीय आग की ओर ले जाना जारी रखा था, जाहिरा तौर पर अपने रहस्योद्घाटन को समझने के संकट से अनजान था। मैथ्यू ने तय होने के बाद आगे की जांच करने का फैसला किया। यह परोपकारी स्पष्ट रूप से सावी कबीले के लिए बहुत महत्व रखता था, और यह समझना कि वह वास्तव में कौन था या क्या था, इस क्षेत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अभी के लिए उन्हें अपनी परीक्षा से उबरने के लिए आराम, भोजन और समय की आवश्यकता थी। रहस्य कुछ और घंटों तक इंतजार कर सकते हैं। वे आज पहले ही असंभव से बच गए थे। ऐतिहासिक असंभवताओं को उजागर करना बाद में आ सकता है। यारा ने उन्हें बेहतरीन भोजन और आवास प्रदान किया जो उसका कबीला दे सकता था। आतिथ्य वास्तव में आश्चर्यजनक था, जो मैथ्यू ने एक आदिम जंगल बस्ती में रहने वाले लोगों से अपेक्षा की थी। उनका भोजन आश्चर्यजनक रूप से मानव खाना पकाने के तरीकों के समान था। शिकार किए गए जानवरों को साफ किया जाता था, कसाई किया जाता था, और विशेष मसालों के साथ खुली लपटों पर पकाया जाता था, जो जटिल, आकर्षक स्वाद बनाते थे। मांस कोमल और अच्छी तरह से तैयार किया गया था, सब्जियां ताज़ा और ठीक से साफ की गई थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ स्वच्छ दिखाई दिया,
देखभाल के साथ तैयार किया गया। मैथ्यू ने पहले सावधानी से खाया, अधिक पर्याप्त मात्रा में उपभोग करने से पहले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए छोटे हिस्से का परीक्षण किया। पहले तो उसे चिंता थी कि क्या भोजन में जहर हो जाएगा, लेकिन वह चिंता जल्दी ही गायब हो गई। सभी लोगों ने खाया और उसके शरीर ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सेलिन से भी पूछा था और उसे भोजन में भी कुछ भी गलत नहीं मिला। उसने एक विशेष पाउडर का इस्तेमाल किया था जिसे उसने चुपके से भोजन पर रख दिया था। परिणाम नकारात्मक आया, जिसका मतलब था कि मानव शरीर में कोई जहरीला पदार्थ नहीं था। भोजन वास्तव में अच्छा था, समृद्ध स्वादों से भरा था जिसकी उसे सावी लोगों से आने की उम्मीद नहीं थी। भोजन समाप्त होने के बाद मैथ्यू और सेलिन ने विनम्रतापूर्वक यारा और एकत्रित सावी लोगों से खुद को माफ कर दिया, थकावट को जल्दी छोड़ने का कारण बताया। यह पूरी तरह से झूठ नहीं था, वे अभी भी अपनी परीक्षा से समाप्त हो चुके थे। सावी नेता और यारा दोनों ने उन्हें आरामदायक नींद की कामना की और तरोताज़ा होने पर सुखद आतिथ्य का वादा किया। मैथ्यू और सेलिन ने अलग अलग आवास स्वीकार करने के बजाय एक ही आवास साझा करने का जानबूझकर निर्णय लिया। बर्फ के दायरे में एक साथ दिन बिताने के बाद वे विशेष रूप से एक दूसरे के आसपास शर्मीली नहीं थे, उस दुःस्वप्न के दौरान आपसी सुरक्षा के लिए करीब सो रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों से घिरे हुए अलग होना मूर्खता होगी, भले ही सावी कितनी भी मिलनसार दिखाई दे। बिना किसी चेतावनी के किसी भी क्षण स्थितियां शत्रुतापूर्ण हो सकती हैं। एक साथ रहने से उन्हें एक दूसरे की पीठ देखने और धमकियों का तुरंत जवाब देने की अनुमति मिली। उनके पास निजी तौर पर चर्चा करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें भी थीं। एक बार अपने असाइन किए गए आवास के अंदर मैथ्यू और सेलिन तुरंत नहीं सोए क्योंकि उन्होंने अपने मेजबानों को बताया था। इसके बजाय वे एक दूसरे के सामने बैठ गए और दबी हुई आवाजों में अपनी स्थिति पर चर्चा करने लगे। यह निश्चित रूप से एक छिपा हुआ क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि हमारे पिछले अनुभव के आधार पर हमें यहाँ कुछ विशिष्ट हासिल करने की आवश्यकता है। कुछ उद्देश्य हमें पूरा करना होगा या दुश्मन को बाहर निकलने के लिए हमें हराना होगा। सेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। सर्दियों के दायरे में हमें लगभग 10 दिनों के बाद अपना पहला सिस्टम संकेत मिला, लेकिन अकेले वह सुराग लगभग पर्याप्त जानकारी नहीं थी। हम केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि हमें एक पत्रिका मिली, एक जागृति से जो हमसे पहले वहां फंस गया था। उनके नोट्स ने कई ऐसी बातें समझाईं जो हम नहीं जानते थे। मैथ्यू ने उस समय रेखा पर विचार किया। वास्तव में अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे कि उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इतनी जल्दी गैरेथ का सामना किया। हालांकि वह खतरनाक था और अंततः शत्रुतापूर्ण हो गया, उसने हमें लगभग सीधे पूर्णता उद्देश्य तक पहुंचाया। उनके मार्गदर्शन के बिना सर्दियों के दिल को खोजने में हफ्तों या महीनों की अंधी खोज लगती। उसकी आंखें सोच समझकर सिकुड़ गईं। क्या होगा अगर यह यहाँ एक ही पैटर्न है? क्या होगा यदि सावी कबीला एक समान उद्देश्य को पूरा करता है, जो कुछ भी हमें पूरा करने की आवश्यकता है, उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, भले ही उन्हें यह एहसास न हो कि यह उनकी भूमिका है? सेलिन ने धीरे से सिर हिलाया। यह संभव है। आइए देखें कि चीजें स्वाभाविक रूप से कैसे विकसित होती हैं। अब तक इन लोगों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे वास्तव में उनके इरादों पर संदेह करता है। वे अपने आतिथ्य और सम्मान में ईमानदार लगते हैं। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, उदास हो गई, जैसे कि एक पुरानी दर्दनाक स्मृति बिना बुलाए सामने आ गई हो। कभी कभी सबसे अच्छी बात यह है कि बस आगे बढ़ना है। हमें उस सबक को सर्दियों के क्षेत्र में जो कुछ भी सहन किया उस पर लागू करना चाहिए। मैथ्यू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां एक संक्षिप्त क्षण के लिए फैल गईं, उसे उसके शब्दों के पीछे एक गहरा अर्थ महसूस हुआ। सेलिन के शब्दों ने उसे अप्रत्याशित बल के साथ मारा। छिपे हुए क्षेत्रों में उनके हाल के अनुभवों की तुलना में एक भावनात्मक क्षेत्र को बहुत गहरा मारा। सलाह कई स्तरों पर प्रतिध्वनित हुई, सर्दियों के क्षेत्र के बारे में, हाँ, लेकिन अन्य चीजों के बारे में भी। कभी कभी सबसे अच्छी बात यह है कि आगे बढ़ना। यह सरल ज्ञान था, लेकिन इसके निहितार्थ में गहरा था। शायद कुछ चीजों को अंतहीन रूप से जांच करने के बजाय बेहतर तरीके से स्वीकार किया गया और अतीत में स्थानांतरित कर दिया गया। आप सही कह रहे हैं,
मैथ्यू ने एक लंबे विराम के बाद चुपचाप कहा। हम जो बदल नहीं सकते हैं या पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बर्बाद करता है। सेलिन थोड़ा मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि वह समझ गई थी कि उसका समझौता उनकी तात्कालिक परिस्थितियों से परे था। बिल्कुल। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं, इस क्षेत्र में जीवित रहना, यहाँ मौजूद किसी भी उद्देश्य को पूरा करना और इस प्रक्रिया में मजबूत होना। वह खिंच गई। उसकी थकावट आखिरकार अब पकड़ में आ गई थी कि एड्रेनालाइन पूरी तरह से फीका पड़ गया था। हमें वास्तव में अब आराम करना चाहिए। पहले कौन देखने जा रहा है? मैथ्यू ने सहमति में सिर हिलाया। मैं पहली घड़ी लूंगा। आप कुछ घंटों के लिए सोते हैं, फिर हम स्विच करेंगे। सहमत? सेलिन ने कहा, पहले से ही आरामदायक बिस्तर में बस गई। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे जगाओ। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें बंद हो गई थीं क्योंकि वह अपने सपनों की भूमि में महसूस करती थी। मैथ्यू दीवार के खिलाफ अपनी पीठ के साथ बैठा था, कर्मचारी आसान पहुंच के भीतर, उसकी इंद्रियां उनके परिवेश की निगरानी के लिए फैली हुई थीं। मिराज उसके बगल में गहरी नींद में लेट गया, इससे पहले कि सेलिन ने ऐसा किया। बाहर वह रात में सावी बस्ती की शांतिपूर्ण आवाजें, उनकी भाषा में शांत बातचीत और आग की कर्कश आवाज सुन सकता था। सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। अगला दिन बिना किसी घटना या धमकी के शांति से आ गया। मैथ्यू और सेलिन दोनों ने अपनी कष्टप्रद परीक्षा से संचित मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त आराम किया था। नींद गहरी और उपचारात्मक थी। उनके प्रवास के दौरान उन पर किसी ने हमला नहीं किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रात भर अपनी घूर्णन घड़ी की पाली के दौरान दोनों को कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ था। सावी ने योद्धाओं को अपने आवास के चारों ओर की स्थिति में रखा था, आराम करते समय चुपचाप उनकी रखवाली कर रहे थे। इस अवलोकन ने उन्हें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचाया, इस क्षेत्र में निश्चित रूप से खतरा था। यदि सावी लोग वास्तव में मिलनसार थे और सुरक्षात्मक गार्ड तैनात करने की आवश्यकता महसूस करते थे, तो इसका मतलब था कि उनके मेहमानों की सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद था। क्या यह सावी समाज के भीतर शत्रुतापूर्ण गुटों से था या आसपास के जंगल में खतरनाक राक्षसों से था, यह स्पष्ट नहीं था। किसी भी तरह से सावी लोगों ने केवल शब्दों के बजाय कार्यों के माध्यम से खुद को भरोसेमंद साबित किया था। मैथ्यू को इस तरह के विस्तृत धोखे को बनाए रखने के लिए कोई तार्किक कारण नहीं मिला। वे कबीले के गृह क्षेत्र में संभावित रूप से सैकड़ों सावी योद्धाओं से घिरे हुए थे। यदि शत्रुतापूर्ण इरादा मौजूद होता, तो स्थानीय लोग इस प्रदर्शन के बिना बहुत पहले ही इस पर कार्रवाई कर सकते थे। सावी लोग जल्दी जागते हुए दिखाई दिए। जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें बस्ती को छूती हैं, बच्चों के खेलने, महिलाओं के भोजन तैयार करने और शिकार दलों का आयोजन करने वाले पुरुषों की आवाजें पूरे क्षेत्र में यात्रा करने लगीं। चलो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या योजना बनाई है, मैथ्यू ने कहा, अपनी बैठने की स्थिति से खड़े होकर। वे हमें इस जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। शायद हम उस रहस्यमय मानव परोपकारी के बारे में भी अधिक जान सकते हैं। सेलिन ने सिर हिलाया, साथ ही उठते हुए। चलिए चलते हैं। जैसे ही वे अपने आवास से बाहर निकले, आसपास के सावी लोग स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गए। किसी ने तुरंत यारा को बुलाया, उनकी आवाज पूरी बस्ती में तेजी से फैल गई। यारा 1 मिनट के भीतर आ गई, उसके चेहरे पर एक दिन पहले की तरह ही एक गर्म मुस्कान थी। सुप्रभात, परोपकारी के सम्मानित वंशज। मुझे विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से आराम किया है। मैथ्यू ने विनम्रता से हाथ उठाया। कृपया हमें हमारे नाम से बुलाएं। मैं मैथ्यू हूं और यह सेलिन है। सम्मानित वंशज आरामदायक बातचीत के लिए बहुत औपचारिक है। यारा झिझकी, उसकी विशेषताओं को पार करते हुए स्पष्ट असुविधा। लेकिन परोपकारी की जाति को सहन करने वालों के साथ इस तरह का परिचय उसकी स्मृति के लिए अपमानजनक होगा। हम जोर देते हैं, सेलिन ने धीरे से कहा। हम यहाँ बड़प्पन या अधिकार के आंकड़े के रूप में नहीं हैं। जैसे यात्री जो मैत्रीपूर्ण मार्गदर्शन का उपयोग कर सकते हैं। कई और मिनटों के कोमल अनुनय के बाद यारा आखिरकार एक शर्मीली मुस्कान के साथ तैयार हो गई।
बहुत अच्छा। मैथ्यू और सेलेन, यह अजीब लगता है, लेकिन मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करूंगा। यारा उन्हें बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के व्यापक दौरे पर ले जाने के लिए आगे बढ़ी, उन्हें सावी दैनिक जीवन का विवरण दिखाया। उसने अपनी शिकार तकनीकों का प्रदर्शन किया, दोनों समुद्र के उथले इलाकों में जहां वे मछलियों को भाला करते थे और शंख इकट्ठा करते थे, और घने जंगल में जहां उन्होंने अंडरग्राउंड के माध्यम से भूमि आधारित जानवरों को ट्रैक किया। जिन जानवरों का उन्होंने शिकार किया, उन्होंने मैथ्यू को काफी आश्चर्यचकित कर दिया। यारा वास्तव में मजबूत और शक्तिशाली थी। वह स्पष्ट रूप से 25 के स्तर पर थी, जो वर्ग विकास की दहलीज थी। मैथ्यू अपनी हरकतों से बता सकता था कि वह एक विशेषज्ञ थी जिसने अनुभव के माध्यम से अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल किया था। यारा ने स्पष्ट प्रयास के बिना खतरनाक जानवरों को मार डाला, उसके तीर हमेशा भयानक सटीकता के साथ अपने निशान ढूंढते थे, जैसे कि गायब होने की संभावना उसकी आंखों ने अनुमति नहीं दी थी। उसने जिन प्राणियों का शिकार किया, वे 20 से 23 के स्तर तक थे, दुर्जय खतरे जो मैथ्यू की उम्र के अधिकांश जागृति को चुनौती देंगे। फिर भी यारा ने उन्हें बिना किसी समस्या के भेज दिया। जैसे ही वे सावी मछुआरों को अपने जाल का काम करते हुए देखते हुए तटरेखा के पास खड़े थे, युवा कबीले के सदस्यों का एक समूह स्पष्ट घबराहट में उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उनकी सांसें उस स्प्रिंट से थोड़ी थकी हुई थीं जो उन्होंने अभी अभी उन तक पहुंचने के लिए की थी। यारा, यारा, वे अपनी मातृभाषा में बेदम होकर चिल्लाए। मैं बहुत खुश हूं। निश्रा घरकिनवेल। अन्य बच्चों ने जल्दी से सिर हिलाया, जैसे कि उनके प्रवक्ता के शब्दों की पुष्टि कर रहे हों। यारा का चेहरा एक अभिव्यक्ति के साथ विकृत हो गया था जो मैथ्यू और सेलिन ने पहले नहीं देखा था, गुस्सा। वे शब्दों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन यारा और बच्चों की बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें एक स्पष्ट विचार दिया। क्या गलत है? क्या हुआ? मैथ्यू ने पूछा, एक बुरा पूर्वाभास महसूस कर रहा था। यारा मुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई लेकिन फिर भी खबर से खट्टी हो गई। विधर्मी, वे यहां परेशानी पैदा करने के लिए हैं। उन्होंने किसी तरह आपके आगमन के बारे में सुना और वे मांग कर रहे हैं। वह रुक गई, उसकी अभिव्यक्ति में घृणा स्पष्ट थी। उसके हाथ भींच गए क्योंकि उसने अपने शब्दों को समाप्त किया। वे आपके खून की मांग करते हैं। मैथ्यू की आंखें तुरंत सख्त हो गईं। क्या? हमारा खून? वे ऐसा क्यों चाहते हैं? यह जटिल, यारा ने कहा, स्पष्ट रूप से संघर्ष करते हुए कि उनके सीमित समय में कितना समझाया जाए। मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमें तुरंत गांव लौटने की जरूरत है। हमारे कबीले के नेता सभी को वापस चाहते हैं। हम विधर्मियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, यदि संभव हो तो संघर्ष से बचना चाहते हैं। हम इस धरती पर खून नहीं बहाना चाहते हैं। हत्या केवल अधिक हत्याएं लाती है और चक्र कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन अगर वे हिम्मत करते हैं। जब उसने आखिरी वाक्य बोला तो उसकी आवाज ठंडी हो गई, जैसे कि उसके रुख और संकल्प को मजबूत करना। मैथ्यू और सेलिन ने त्वरित निगाहों का आदान प्रदान किया। नेतृत्व करें, हम अभी आपके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। लेकिन यारा, अगर बातचीत विफल हो जाती है और वे हमला करते हैं, तो उन्हें मार डालो। मैथ्यू ने अपने भंडारण की अंगूठी से अपने कर्मचारियों को बुलाते हुए कहा। यारा ने अपनी समझ में सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से राहत महसूस की कि वे घबरा नहीं रहे थे या उनके बारे में बुरा नहीं सोच रहे थे। बेशक, यदि आवश्यक हो तो सावी कबीला हमारे जीवन से आपकी रक्षा करेगा। आप सम्मानित अतिथि हैं और हम दाता के लोगों के लिए एक अदेय ऋण देते हैं। हमें परेशानी के लिए खेद है, हम बुरे हैं। उसने उन्हें तीव्र गति से गांव के केंद्र की ओर वापस ले जाना शुरू कर दिया। सावी योद्धाओं का सामना वे रास्ते में यारा के आदेशों से मैथ्यू और सेलिन के आसपास के गठन में गिर गए। ये विधर्मी जो कुछ भी चाहते थे, ऐसा लग रहा था कि सावी कबीला अपने मेहमानों को सौंपने के बजाय लड़ने के लिए तैयार था। मैथ्यू ने उस वफादारी की सराहना की, यहाँ तक कि उसने खुद को मानसिक रूप से एक और लड़ाई के लिए तैयार किया जो पहले से ही एक असंभव हिंसक यात्रा थी। वह पीछे हटने वाला नहीं था। अगर तथाकथित विधर्मियों में से कोई भी बेवकूफ़ी करने की हिम्मत करता है, तो वह उन्हें मार डालता। यह उतना ही सरल था।
शावक कस्त रस्का, तथाकथित विधर्मियों में से एक ने जहरीले रूप से फुफकारते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं क्योंकि उसने सावी नेता की ओर आक्रामक रूप से इशारा किया था।